Hello friends, in today's session we are continuing our current affairs series of the दृष्टि घटना चक्र एंड आज के डिस्कशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि आपका इकोनॉमिक अफेयर्स डील करता है एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट वीडियो फॉर द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने नेशनल अफेयर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो आप प्रीवियसली जाके देख सकते हैं। ये हमारा राउंड ईयर जो है करंट अफेयर कवर करता है, जो आपका देखेंगे जुलाई 2025 से जून 20 2026 तक जो है कि इसमें करंट अफेयर है। इसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने अब बना दी है। ठीक, अब तक जो है कि मैं इन सब प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा था आपके पॉलिटी और रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में, तो आप इसका जो है कि एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अब चैनल पे देख सकते हैं, जो कि दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र की है, जिसमें कुछ पुराने घटना चक्र की वीडियोस हैं और अभी रिसेंट की सारी वीडियोस यहाँ एडेड है। एंड ये प्लेलिस्ट जानते हैं हमारी क्या है, जीएस स्पेसिफिक 5 पेपर होता है, जो हमारा जीएस 5 एंड 6 पेपर यूपी मेंस के लिए, यूपीपीएससी मेंस के लिए उसकी प्लेलिस्ट है, तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी अदर प्लेलिस्ट से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ में जो है कि क्लास की इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन दिस। विद दिस हम अपने सेशन में प्रोसीड करते हैं और जानते हैं अपने इकोनॉमिक अफेयर्स, जहाँ पे हमारे करंट अफेयर के नोट्स हैं, जो भी हमारे राउंड द ईयर जितनी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी से जो है कि चीज़ें डील करती हैं उसके करंट अफेयर्स हैं। और देखिए आज का सेशन भी जो है कि थोड़ा मीन्स आपको डेप्थ में जाते हुए देखने को मिलेगा, जहाँ भी नेसेसरी होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे लगता है कि आपको पता रहने चाहिए उसकी मीनिंग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फिजिकल और मॉनेटरी क्या है, ये सब जगह बताऊंगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर ये इकोनॉमिक करंट अफेयर फुल ऑफ क्या है, फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक, बट यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा आपके जो है कि जनरलाइज सेंस में आते हैं कि जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है। आपके अदर क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आपके फैक्टर जो है कि आपको पूछ लेगा कि जीएनआई क्या है। तो ये सब जो है कि चीज़ें इसमें जो मेंशन है, मैं उसको जो है कि डिस्क्राइब करते हुए आपको जो है कि बताऊंगा सारी चीज़ें कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा बजट के कंपोनेंट भी समझा दूंगा, जिससे आपको पता चले कि चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही आपका जो है कि जैसे कह रहा है कि पहला करंट अफेयर कह रहा है कि प्रोविंशियल एस्टिमेट ऑफ द एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको जो है कि पता होना चाहिए कि ये प्रोविंशियल एस्टिमेट क्या है। ठीक, हमारे एस्टिमेट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ एस्टिमेट्स इन दी बजट। तो ये सब जो है कि मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, मीन्स आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, जो आप हमें कहाँ पढ़ते हैं, ये अपने इकोनॉमी के फाउंडेशन कोर्स में या जो है कि वो पढ़ते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में इन सबको बता के प्रोसीड करूंगा, ताकि हमारे प्रीलिम्स में, क्योंकि आप जो भी प्रीलिम्स दे रहे हो, यूपीपीएससी हो, ठीक, चाहे बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हो, तो उसमें सब में ये बेनिफिशियल होगा। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे और सेशन को एंड तक देखेंगे। और सेशन जो है कि पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कि उनको भी एक इस करंट अफेयर का जो है कि एडवांटेज मिल सके। तो ये कुछ बेसिक नोट हो गए जहाँ पे मैंने थोड़ा इनको दिया। अब जो है कि आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड ऑफ ऑल जानते हैं, पहला जो है कि देखिए सेक्शन डील कर रहा है फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर से। अब ये होता क्या है, देखिए फिजिकल मतलब जो है कि सिंपल सा होता है, जो गवर्नमेंट का क्या हैंडल करे, हैंडल्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिवेन्यू। मीन्स गवर्नमेंट कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है और कितना ज़्यादा जो है कि स्पेंड कर रही है, मीन्स खर्चा कितना कर रही है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चीज़ें, कहते हैं फिजिकल पॉलिसी या फिजिकल अफेयर्स कहेंगे। इसमें इस चीज़ से डीलिंग होती है। अब जैसे आपने सुना होगा एक टर्म, फिजिकल डेफिसिएट होता है। अब ये फिजिकल डेफिसिएट कब होता है, जब आपकी स्पेंडिंग जो है मोर हो जाए रेवेन्यू से। ठीक, यहाँ पे जो है कि फिजिकल डेफिसिएट होगा। अगर यही लिखा जाए फिजिकल सरप्लस हो गया, तो रेवेन्यू ज़्यादा है, स्पेंडिंग कम है। तो यहाँ दोनों चीज़ आपको जो है कि आप याद रखनी है। फिजिकल जब भी वर्ड है, फिजिकल पॉलिसी अफेयर्स, ये क्या हैंडल करेगा, स्पेंडिंग एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। देन जो है क्या है, मॉनेटरी है। मॉनेटरी क्या करता है, यहाँ पे आपका सप्लाई जो होता है, मीन्स यहाँ पे मनी सप्लाई और क्रेडिट, मतलब कितना पैसा कहाँ गया आया, ये सब जो है कि काम कौन देखता है, यहाँ पे मॉनेटरी अफेयर्स में आते हैं। मीन्स हाउ मैनी मनी सप्लाइड टू दी मार्केट, आपके जो है कि पब्लिक होल्डिंग मनी क्या है, आरबीआई सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है, ये सब जो है कि हमारा किस में आता है, फिजिकल अफेयर एंड जो है कि आपका मॉनेटरी अफेयर्स में आता है। इसी से आपके दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो इकोनॉमी पढ़ते हैं आप, क्या, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी फिजिकल पॉलिसी जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हमारे यूनियन बजट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडल करता है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई इसको जो है कि मैनेज करती है। तो याद रखिएगा, यूनियन बजट जो है कि यहाँ पे कितना रिवेन्यू, कितना स्पेंड करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसका जो है कि मॉनिटरिंग कैसे होगा, जैसे रेपो रेट क्या रहेगा, ठीक, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा, सीआरआर क्या रहेगा बैंक्स का, ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या रहेगा, ये सब जो है कि कौन मैनेज करता है, आपका आरबीआई मैनेज करता है। जैसे इसमें प्राइमरी टूल देखेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोरोइंग हो गई, इसमें रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट ऑल डील विद द मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, स्पीड मतलब क्या है, ये जो है कि थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे
पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अफेयर समझ में आ गए होंगे, तो अपनी न्यूज़ पे आइए। न्यूज़ जो कह रहा है कि भाई साहब अभी प्रोवेंशियल एस्टीमेट निकाले हैं एनुअल जीडीपी के फॉर दी 25-26, और ये निकालता कौन है? तो ये निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने निकाला है अपना प्रोवेंशियल एस्टीमेट ऑफ द एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 26-27। अभी ये सारे कंपोनेंट में इजीली समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं जो यहाँ अभी न्यूज़ को पॉज करेंगे, ये सब जो है कि टर्म कब समझ में आएंगे, क्या है कि एस्टीमेट 25-26 का है, ठीक, बट हमारे जो है क्वार्टर चल रहा है 26-27 का। तो ये सब क्या है, ये जो है क्या, ये थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ बजट समझेंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये जो प्रोविंशियल एस्टीमेट निकालती है, क्या ये सेम है हमारे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट इन दी बजट जो रिलीज कौन करती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है क्या, ये बेसिकली समझते हैं। यहाँ पे हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए थोड़ा मेरे पुराने नोट्स हैं, तो ये ईयर एग्जांपल 2023-24 इन सब का है। अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ जो है कि 2027 कर लेंगे, यहाँ 2026 कर लेंगे, यहाँ पे 2000 आपका 25 हो जाएगा, यहाँ 2024। तो यहीं इसी हिसाब से चीज़ें जो है कि आपकी चेंज हो जाएंगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं इसी से एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंड ऑल पहला क्या चीज़ होता है? एक होता है कैलेंडर ईयर, ठीक। क्या होता है? कैलेंडर ईयर। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक। क्या होता है दूसरा? फाइनेंशियल ईयर। तो इन दोनों के बीच में जो है कि डिफरेंस जानते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिफरेंस क्या है? कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जैसे 2021 से आपका जो है कि जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द कैलेंडर ईयर। बट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और चलेगा 31 मार्च के एंड तक। ये हमारा क्या कहलाता है? ये साइकिल जो है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगी। और ये साइकिल क्या कहलाएगी आपकी? जनवरी से दिसंबर तक ये कहलाएगा हमारा कैलेंडर ईयर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। और फिर एक समझते होंगे आप लोग क्वार्टर, क्योंकि हमारे जो है कि डाटा निकलते हैं क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर के हिसाब से जो है कि डाटा निकाले जाते हैं। जैसे क्वार्टर वन में जो है कि डाटा क्या हो गया, क्वार्टर टू में जो है कि डाटा क्या है, जैसे यहाँ पे दिखते हैं ना कि ग्रोथ एस्टिमेटेड ग्रोथ है क्वार्टर वन की, ग्रोथ एस्टिमेटेड है क्वार्टर टू की, तो वो हमारे 3-3 मंथ के कहते हैं। अगर हम कह दें, बात करें क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? ये हमारा होगा अप्रैल मई जून। अगर मैं कह दूं क्वार्टर ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 क्या है, तो इसको जो है कि आप याद करेंगे, ये होगा हमारा अप्रैल 2026 से लेके क्या हो जाएगा हमारा जो है कि जून 2026 तक क्वार्टर वन है। अगर मैं यही बात कर दूं क्वार्टर फोर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हमारा जो है कि जनवरी 2027 से लेके मार्च 2027 तक ये क्वार्टर फोर होगा। तो यहाँ क्वार्टर फोर और वन में आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर सिंपल से कह दूँगा क्वार्टर फोर ऑफ दी कैलेंडर ईयर 2026-27 क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा जो है कि अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 तक क्वार्टर फोर ऑफ द कैलेंडर ईयर होगा, ठीक। ये सब जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक टर्म सुना होगा यहाँ पे कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल, एक सुना होगा बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? बेसिकली हम एक ईयर को जो है कि डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो हमारे एस्टिमेट्स को कंपेयर करने के लिए, तो बेस ईयर होता है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट इन दी बजट, देखिए यहाँ पे हमारे 3 टाइप के एस्टिमेट होते हैं बजट में। कौन कौन से एस्टिमेट होते हैं? पहला एस्टिमेट होता है बजट एस्टिमेट, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है हमारा कौन सा? फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट इज दी बजट एस्टिमेट। एंड देन जो है कि सेकंड एस्टिमेट होता है रिवाइज एस्टिमेट, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? दूसरा रिवाइज एस्टिमेट होता है। एंड तीसरा क्या होता है? एक होता है हमारा एक्चुअल एस्टिमेट, ठीक। क्या होता है? एक्चुअल एस्टीमेट। एक्चुअल एस्टीमेट में डायरेक्ट एक्चुअल डाटा आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे बजट में कोई भी क्या है, हमारे बजट में प्रोवेंशियल एस्टीमेट नहीं है, ठीक। यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि प्रोवेंशियल एस्टीमेट जो है कि निकाला है, यहाँ पे आपका ये जो एस्टीमेट निकाला गया है प्रोविजनल एस्टीमेट, ये हमारे बजट का कंपोनेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन निकालती है। तो ये अलग है हमारे बजट से, ठीक। तो हमारे बजट में सिर्फ दो होते हैं, बजट एस्टीमेट होता है, रिवाइज एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट जो है कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हमारा जो है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चला है, तो गवर्नमेंट ने इसका बजट एस्टीमेट किया है, ठीक। यहाँ पे क्या किया, बजट का एस्टिमेशन दिया है कि इतना हम खर्चा करेंगे। फिर जो है कि आपका रिवाइज एस्टीमेट क्या कहलाता है? रिवाइज एस्टीमेट कहलाता है कि पिछले साल का जो है कि हमने रिवाइज एस्टीमेट किया है कि आपका जो है कि ज़्यादा खर्चा हुआ है कि कम खर्चा हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर मीन सॉरी, ये जो है कि हमारा रिवाइज एस्टीमेट करंट ईयर का आता है कि ये जो है कि करंटली हमने कितना किया है, और एक्चुअल डाटा हमारे प्रीवियस ईयर का आता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी आपको जो है कि थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर और बता देता हूँ। यहाँ पे इससे समझिए, ठीक। इजी टाइमलाइन है हमारे 25-26 का एग्जांपल समझिए। अभी हमारा कौन सा 25-26 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, ठीक। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 26-27।
तो यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा आएगा मीन्स 25-26 में जो हमारा एक्चुअल डाटा आया था वो 23 और 24 का देंगे कि 23-24 में हमारे इंडिया ने कितना जीडीपी में कितना जो है कि रिवेन्यू गवर्नमेंट ने किया, कितना एक्सपेंडिंग किया, वो 23-24 का आएगा। ठीक, ये क्या है, कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड, ये फाइनल चीज होती है। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, ऑन गोइंग ईयर मीन जो है कि यहाँ पे आपका 24-25 जो चला गया इससे प्रीवियस ईयर, जस्ट वो हमारा ऑन गोइंग ईयर माना जाता है और उसका रिवाइज एस्टीमेट निकालते हैं। और जो बजट हमारा जो है कि खर्चा करना है उसमें हम बजट एस्टीमेट निकालते हैं, प्रपोजल फॉर दी अप्रूवल। तो ये जो है कि आपका थोड़ा इजीली जो है कि समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका टेबल है हमारे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट इन दी बजट। एक्चुअल क्या है, ठीक, एक्चुअल आपके कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का है। रिवाइज क्या है, करंट ईयर का है। बजट क्या है, हमारे नेक्स्ट ईयर का, मीन हम जो है कि आगे क्या खर्चा करने वाले हैं फॉर दिस। तो आई होप ये चीज़ जो है कि कंप्लीटली आपको समझ में आ गई। तो इसको पढ़ लेंगे करंट ईयर क्या क्या है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर देन आता है कि आपने जो है कि सर आपने तो बताया कि ये प्रोविजनल एस्टीमेट जो होता है वो अलग होता है। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया, यस। अब देखिए क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालती है वो प्रोविजनल एस्टीमेट निकालती है। जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर मीन्स इसका क्या होता है, फोकस माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं। जैसे क्वार्टर वन की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी वो सही आई है कि नहीं, क्वार्टर टू की प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी वो कितनी होनी चाहिए, तो ये निकालती है। जैसे जीडीपी, जीएवी और नेशनल इनकम के बारे में निकालती है। बजट एस्टीमेट में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसमें रिवेन्यू टैक्स और एक्सपेंडिचर की बात होती है। ठीक, यहाँ पे एनएसओ निकालता है जो हमारा स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री का नेशनल स्टैटिक ऑफिस होता है, वो यहाँ पे रिलीज करता है। अब बजट में जो है मिनिस्ट्री का डिवीजन जो होता है, हमारा कौन सा डिवीजन ऑफ रिवेन्यू जो होता है, मीन्स हमारा कौन फाइनेंशियल में, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में 6 जो है कि हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये हमारा जो है कि बजट प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे ये बजट डिवीजन जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमारे बजट का डाटा निकालता है। फिर नेचर ऑफ डाटा क्या रहता है, ये एक्चुअल डाटा बेस्ड ऑन दी 4 क्वार्टर्स होते हैं, ये इंटेंशन और टारगेट्स होते हैं। ये रिलीज टाइमलाइन मई और जून में निकाले जाते हैं, ये फरवरी में निकाले जाते हैं। हमारे जो है कि जब फाइनेंशियल ईयर बिगन होता है मीन्स एंड होने वाला होता है फिजिकल ईयर, और हमारा जो है कि बजट जब पेश किया जाता है तब निकाला जाता है। ये ट्रू परफॉर्मेंस दिखाता है, ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल दिखाता है। तो ये आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और 2 मिनट में अभी तक मैं सबमिट करूँ, तो अब तक जो हमने कहानी समझी है, ठीक, वो कहानी क्या समझी है, आई होप इस चीज़ को आप पसंद कर रहे होंगे और जो है कि थोड़ा पेशेंस रख के समझेंगे तो चीज़ें अच्छी लगेंगी। देखिए अब ये न्यूज़ हमारी क्या थी, आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। ठीक, हमारी न्यूज़ क्या थी कि हमारे पास आया प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ द एनुअल जीडीपी आया है 25-26 का, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है उसके एक्चुअल डाटा कुछ यहाँ पेश किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया 2 टाइप के एस्टीमेट है, मतलब 2 मिनिस्ट्री एस्टीमेट निकाल लिया, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि एस्टीमेट निकाल रही है। अब इन दोनों में जो है कि फ़र्क क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे निकालती है, ठीक, एक्चुअल डाटा निकालती है जो जीडीपी इन सब पे बात करता है। ये जो है कि आपका फिजिकल अप्रूवल पे निकालती है। इसमें आपके बजट के कंपोनेंट मीन्स बजट एस्टीमेट होंगे, रिवाइज एस्टीमेट होगा और एक्चुअल डाटा निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे एक्चुअल डाटा निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है कि प्रोविजनल पीई प्रोविजनल एस्टीमेट निकलेंगे जो कि हमारे डाटा से रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि आपका एक कॉमन चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आपको मैंने क्या समझाई कि आपका कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे देखिए यहाँ पे ये है क्वार्टर वन। ठीक, यहाँ पे क्वार्टर वन का जो भी डाटा होगा, जैसे क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 है, ठीक, 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्वार्टर वन का जो डाटा है वो आपके पास जब आएगा तो वो 2 मंथ ऑफ द 3 मंथ ऑफ लैग आता है। जैसे 2 मंथ ऑफ लैग, सॉरी, जैसे यहाँ पे अप्रैल मई जून का जो डाटा है, यहाँ पे क्वार्टर वन का मतलब हो गया अप्रैल से लेकर जून तक का, वो जुलाई अगस्त छोड़ के आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और जो एक्चुअल डाटा है वो हमें जो है कि दिसंबर में देखने को मिलता है, मतलब 6 मंथ ऑफ द लैग। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये चीज़ आपको जो है कि रिवाइज हो जानी चाहिए। और बाकी ये देखिए कंपोनेंट ऑफ बजट है, ये हम थोड़ा बजट वाला जब पोर्शन आएगा तब मैं इसको जो है कि और अच्छे से समझा दूंगा कि रिवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंडिचर ये सब क्या होता है, हम बजट में इसको समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्या क्लियर हो जानी चाहिए, हमारा जो है कि प्रोविंशियल एस्टीमेट और जो है कि रिवेन्यू, एक्चुअल और जो है कि आपका बजट एस्टीमेट में क्या फ़र्क है। देन जो है कि मूव करते हैं आगे। ठीक, इन्होंने कहा क्या है, देखिए आपका जो है कि अकॉर्डिंग टू द रिलीज इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है। अब जीडीपी तो आप लोग सब समझते हैं, जीडीपी क्या है, टोटल हमारा जो है कि टोटल इनकम और रिसोर्सेज जो है कि टोटल मनी जनरेटेड, या इसको जीडीपी को अगर मैं डिफाइन करूं, टोटल गुड्स एंड सर्विस जो है कि क्या लिख सकते हैं हम, जो है कि थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है कभी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, मतलब एक कंट्री में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे
जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो इन्होंने रियल, अब रियल और नॉमिनल क्या है, देखिए रियल जीडीपी जो है कि रियल और नॉमिनल लग जाए वर्ड, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। रियल क्या होता है, आपका कांस्टेंट प्राइजेस पे होता है। कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब हो गया, यहाँ पे एक बेस ईयर लिया गया है, यहाँ पे एक बेस ईयर लिया गया है जिसके कंपैरिजन में सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, आपके करंट प्राइजेस पे, करंट प्राइजेस पे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, तो जैसे मानते हैं आपका एक पंखा जो है कि 100 रुपये का बन रहा है, ठीक। एक फैन की कीमत कितनी है, एक फैन की कीमत 100 रुपये है अभी के टाइम पे, ये करंट जो है कि करंट प्राइजेस है। तो अभी के हिसाब से हमने 10 पंखे इकोनॉमी में बनाए, तो 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा, उस पंखा का जो है कि 10 पंखे की कीमत 1000 रुपये हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारी नॉमिनल जीडीपी है। बट अगर हम कांस्टेंट प्राइस करें तो ये जो है कि बेस ईयर, जैसे हमारा जो है कि अभी चेंज हो गया, जैसे 22-23 कर दिया गया है, पहले 2011 बेस ईयर था। तो 2011 में इसी पंखे की कीमत थी 60 रुपये, ठीक। तो रियल जीडीपी निकल के आएगी आपका, जो है कि क्वांटिटी है 10 और जो है कि 60 था, तो हमारी जो है रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड रहेगी 600 रुपये। तो देखेंगे यहाँ पे जो है कि इसलिए ये फर्क आ जाता है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा इन्फ्लेशन का भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे जो है कि रियलिटी में कितना इन्फ्लेशन आया। तो ये आपको रियल और नॉमिनल का मतलब आप समझ में आ गया होगा। देखेंगे यहाँ पे नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी इतना याद रखना है, यहाँ पे जो फैक्ट है, रियल जीडीपी एस्टिमेटेड फॉर दी एट दी 7.7% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तुरंत याद आ जाना चाहिए क्या है, फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया, आपका 25-26 का फोर्थ क्वार्टर क्या होगा, यहाँ पे आपका जनवरी 2026 से लेके आ जाएगा आपका मार्च 2026। इट इज़ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द 25-26, ठीक। इसका जो है कि आपका ये डाटा है। बाकी देखेंगे रियल जीडीपी आपके कांस्टेंट प्राइजेस पे एस्टिमेट हुई है इतना। अब कांस्टेंट प्राइजेस मतलब रियल जीडीपी मैंने बताया कांस्टेंट प्राइस पे होता है, नॉमिनल जो है कि आपका करंट प्राइजेस पे होता है। इस पे ये सब डाटा है, कितना परसेंट क्या है एस्टिमेटेड टू ग्रो है। बस ये ब्रीफली याद रख लेंगे कि हमारा जो है कि ये परसेंटेज याद रखना है आपको कि रियल जीडीपी ग्रो हुई थी 7.8% पे फोर्थ क्वार्टर में, और 25-26 का पूरा एस्टिमेटेड था 7.7, ये पूरे ईयर का है, ये फोर्थ क्वार्टर की बात है, ठीक। यहाँ पे जो है कि इंडिया की रियल जीडीपी एस्टिमेटेड है ग्रो होने के लिए 7.7% पे, ये एस्टिमेट की गई थी। देन यहाँ पे फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है कि आप जो है कि एक बार ग्रोथ को देख लेना है, हर चीज़ जो है कि आपको क्या इंक्रीज होते हुए देखेगी। देखिए यहाँ से क्या है, एस्टिमेटेड डाटा सारे जो है कि इंक्रीज हुए हैं, तो ग्रोथ जो है कि स्टेडली इंक्रीज ही हुई है। तो ये आप बता देंगे नॉमिनल, रियल, जीएबी और ये क्या है। यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि जीडीपी और जीएबी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, सिंपल देखिए, जीडीपी मैंने आपको बता दिया, जीडीपी क्या है, कंट्री का, कंट्री में जितनी भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री एट ए स्पेसिफिक टाइम, मीन इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब जनरली एक साल लिया जाता है। जीएबी सिंपल सा ये है कि जो भी आपकी इंटरमीडिएट सर्विसेज जो है कि ऐड हुई है, इंटरमीडिएट वैल्यू एडिशन हुई है, उसको जो है कि मैनेज करना। मीन्स यहाँ पे जीडीपी में से आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए जाएंगे, क्या, जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा के सब्सिडीज जो है ऐड कर दी जाएगी। तो उसे हम जो है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कह देते हैं। और देखिए नीचे मैंने फार्मूला लगा रखा है, ये अभी एक बार में जो है कि हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा ये सब। अभी जो है कि इसको जो है कि थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी और जीएबी का मतलब समझ में आ गया होगा। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जीडीपी में आपका क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, प्लस जो है कि आपको सब्सिडीज करनी है। तो ये हमारा जो है कि फॉर्मूला होता है किसका, जीएबी का, ठीक। इससे पहले जो है कि यहाँ पे जीएबी जो है कि जान लिया हमने। फिर आपका क्या है, क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट है। आप देखिए यहाँ के फोर्थ क्वार्टर जनवरी मार्च 2026 लिखा हुआ है, ये सब जो है कि आपको ब्रीफली समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, 7.8 जो है कि मीन्स रियल ग्रोथ आपकी 7.8% रही थी। फिर ये सब जो है कि आपका दिया हुआ डाटा इंडिकेटर क्वार्टर फोर्थ का है, आप ब्रीफली देख सकते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर पर्टिकुलरली कांस्टेंट प्राइजेज में आपको मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में इतना ग्रोथ देखने को मिला है, ये सब इतना ग्रोथ हुआ है, ठीक। अब ये सब जो है कि डाटा क्या है, नॉमिनल जीएवी शेयर में क्या हुआ है, इतना जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, तो इसको इग्नोर करना है आपको। फिर ये सब टर्म है जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई, ये क्या है, हमारा प्राइवेट जो है कि यहाँ पे जो है कि पीएफसी, इसका फॉर्म बता देता हूँ, एक मिनट, माइंड से स्किप कर गया, सॉरी। यहाँ पे हमारा जो है कि क्या होता है, एक मिनट guys, ये होता है हमारा प्राइवेट फाइनल, यस, एफ से फाइनल बोल गया था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीएनआई क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनकम, प्रोडक्ट जीएनपी कह लीजिए या इनकम, देखिए प्रोडक्ट कह लीजिए या इनकम कह लीजिए। इनकम की बात हो तो कंट्री में टोटल इनकम कहाँ आ रही है, अब्रॉड से भी इसको ऐड कर देते हैं, ये बता दूंगा। जीडीपी में बस आप क्या कर लेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है कि हम जोड़ देते हैं, नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, जीएनआई आ जाता है। बस इसी में से जो है कि जीडीपी में से आप जो है कि डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, आपका जीएनपी आ जाएगा।
ठीक, ये सब चीज़ें जो है कि आपको बता दी जाएँगी। सॉरी, एनडीपी आ जाएगा, एनडीपी, ये सब मैं आपको ब्रीफली अभी बता दूँगा। तो यहाँ से ये सब जो है कि डाटा इतना जो है कि याद रखना नहीं है। यहाँ पे पर कैपिटा का मतलब बताना था मुझे, जहाँ पे पॉज़ हुआ था। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी आपका टोटल वैल्यू आती है, मीन्स जो है कि जो भी, जैसे आपका पर कैपिटा जीडीपी है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द जीडीपी अपॉन द मिड ईयर पॉपुलेशन। आपका मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब हो गया जो भी साल की पॉपुलेशन है हमारे देश की, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी ये सब जो है कि निकल के आ जाता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे अब ये जीडीपी के बारे में है, थोड़ा सा जो है कि आपका इंट्रोडक्शन है कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन एक ईयर में कंट्री में प्रोड्यूस ही एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे जनरल फार्मूला दिखे तो आपका जो है कि सी प्लस आई प्लस जी, और ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। ये हमारा जो है कि जनरल फार्मूला लिया जाता है, ये समेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है। नॉमिनल और रियल जीडीपी मैंने आपको समझा दिया है, कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पे होती हैं, ठीक। इसी में आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर आता है, जिसे हम क्या कर देते हैं, नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल के आ जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, जीडीपी में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसी में जो है कि नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है कि आपका जो है कि मैंने जैसे NIF भी लिख दिया था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है कि लिख दीजिए, या नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो है कि लिख दीजिए, दोनों सेम ही बात है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक। और जो है कि जीडीपी में आप जो है कि NFI जोड़ देंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनआई क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो है कि सारी इनकम जो है कि आपकी होती है। तो जीएनआई को जो है कि सिंपल सा आपका जीडीपी में एनएफआई, मतलब जो है कि जो हमारे इंडिया की इनकम है उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें जो है कि आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। विद दिस गाइज, यहाँ पे ये पहली न्यूज़ थोड़ा जो है कि टाइम लग गया कंप्लीट करने में। बस इसमें देखिए आपको मैंने अब तक जो समझाया उसको जो है कहानी जान लीजिए। उसकी कहानी ये है कि हमने पढ़ा क्या, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, टाइप ऑफ क्या पढ़ा, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स इन बजट मैंने आपको समझाया, ठीक। टाइप ऑफ एस्टिमेट इन बजट समझाया। तो ये बजट में हमारे कितने टाइप के एस्टिमेट होते हैं आपके, पहला तो होगी सबसे इंपॉर्टेंट बजट एस्टिमेट होगा, फिर उसका रिवाइज एस्टिमेट होगा पिछले साल का, फिर क्या होगा आपका एक्चुअल डाटा होगा, ठीक। एडी लिख देता हूँ, एक्चुअल डाटा होगा। फिर मैंने आपको जो है कि बताया कि ये हमारे कौन करता है, ये आपका देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, जो कि प्लानिंग व्लानिंग करके देते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन जो है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में एनएसओ क्या करता है, इसमें एनएसओ आपको प्रोविजनल एस्टिमेट निकाल के देता है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर पे रहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे। देन यहाँ पे मैंने आपको समझाया क्या कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इनके क्वार्टर्स कैसे काम करते हैं, Q1 Q2 Q3। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करें, ठीक। तो इसमें आपका क्वार्टर वन क्या होगा, इसमें क्वार्टर वन होगा आपका हमारा अप्रैल से लेके जून तक क्वार्टर वन होगा 2026 का। अगर कैलेंडर ईयर की बात हो जाए तो जनवरी से मार्च 2026 का जो है कि इसका कैलेंडर क्वार्टर वन कहलाएगा। इसी तरीके से आपको ये सब बता दिया। फिर हमने बेस ईयर जाना, ठीक। फिर सिंपल से मैंने बताया जीडीपी क्या होता है, ठीक। जीडीपी में से अगर हम घटा दें, जीडीपी में से हम क्या घटा दें, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दें और इसमें ऐड कर दें सब्सिडीज। जीडीपी में जो है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा के जीडीपी में जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, सब्सिडीज जोड़ दे तो हमारी बन जाती है क्या, ये हमारा बन जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक। जिसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ पे जीएबी में जीडीपी में जो है कि सब्सिडीज प्लस कर दे, टैक्सेस माइनस कर दीजिए। देन इसी में से आप जो है कि डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, जो है कि हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी। और एनडीपी में ही हमारा जो है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, या जो है कि इसको अगर जीएनआई यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम होती, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो ये जो है कि इनकम निकल जाएगी। और सीधी बात है कि एनडीपी में आप ये ऐड कर देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। जीडीपी में अगर ऐड कर देंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। और हमें ग्रॉस नेशनल इनकम लेनी है तो जीएनआई में जीडीपी प्लस एनएफआई कर दीजिए, तो ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। और बाकी जो है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो सेशन पूरा हमारा फाउंडेशन का बन जाएगा। तो इसके साथ जो है कि पहली न्यूज़ को यहाँ पे आप एंड करते हैं। बाकी ये सब जो है कि आपको मिलेगा तो आपको रीडिंग के लिए काम आ जाएगा। ये सब मैंने जो कि टेबल लगा दी है आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक। ये कौन सा ईयर में क्या है, वन लाइनर है, प्रीलिम्स वन लाइनर अगर पूछे तो आप यहाँ से टैकल कर लेंगे। देन इसमें क्या है, एक चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के देखिए डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट होते हैं। कौन से, आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है, ठीक, जो कि बजट का जिसका प्रिपरेशन का काम होता है। एक्सपेंडिचर होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपका इंप्लीमेंट करता है जनरल फाइनेंशियल रूल को। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, इसी के अंडर आपकी जो है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीडीटी हो गई,
जीएसटी, कस्टम, ये सब जो है कि इसी के अंदर देखिए काम करते हैं। ये सब जो है कि आपका ब्रीफली लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप ब्रीफली। ईडी यहाँ पे मैंने जो है कि बाय मिस्टेक बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए ईडी जो है कि हमारा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर ही आता है, जो मेनली एनफोर्समेंट का काम करता है। जितने भी लीगल ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब हो रही है, तो बाकी उसके साथ अदर फंक्शन भी हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर है, जैसे इम्प्लीमेंट करना ये स्कीम। फिर हमारा पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन जो है कि रिनेम कर दिया गया था इसको। इसका फंक्शन है आपका जितने नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है इन सबको देखना। तो ये कुछ बातें हो गई इंपॉर्टेंटली, इसको याद रख लेंगे। ये कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो हमारे फाइनेंस से डिपेंड करती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये भी क्या है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इतना डाटा याद रख नहीं पाएंगे। हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है कि नेशनल हेल्थ एस्टीमेट। अब जो है कि नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट न्यूज़, क्या ये आपको जो है कि समझ आया कि नहीं, तो प्लीज़ काइंडली जो है कि सेशन लाइक करके या जो है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, ये कमेंट करके बताने से मुझे क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ईजिली आपको जो है कि समझ में आ गया। तो काइंडली कमेंट करें और बताएं कि आपको ये समझ में आ गया है, ये सेशन कैसा लगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो भी आपको कमेंट करना है, तो मैं किसी नेक्स्ट सेशन में, अगर ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के 10-15 मिनट बना के आपका जो है कि डाउट जो भी रहेगा, ये आपका जो कि टाइप्स ऑफ बजट है, ये सब जो है कि मैं आपको टाइप ऑफ बजट में रिवेन्यू एस्टिमेट थोड़ा एग्जांपल के थ्रू सस्टेन कर दूंगा, तो और इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट हम न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट, जो है कि 22-23 का आया है। अब इसमें क्या है, सिंपल सा कि ये हमारा जो है कि ऑन द लाइन, इसको देखिए क्या है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट मीन्स जो है कि हमारे हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका एस्टिमेट आया 22-23 का। देख रहे हैं अभी जो है कि हमारा क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026-27। अब हमारे पास डाटा एक्चुअली आ रहा है 22-23 का, तो इसमें टाइम लगता है कि पूरा जो है कि कंसोलिडेटेड करके, इसीलिए जो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसकी रिपोर्ट होती है, सारे ऑडिट एंड अकाउंट होता है, सब कुछ जो है कि करके आपको एक फैक्ट एंड फिगर डाटा दिया जाता है। ये प्रिपेयर होता है, ये एस्टिमेट प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टम ऑफ द हेल्थ अकाउंट 2011 के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रोवाइड क्या करता है, इट प्रोवाइड ए डिटेल पिक्चर ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर इन द इंडिया। मीन्स हमारे हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, ये प्रोवाइड करता है। इसमें सिंपल सा बात क्या याद रखनी है, ये क्या लाइन याद रखनी है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है 3.7% ऑफ द जीडीपी। बाकी ये सब कहानी भूल जाओ। यहाँ पे एक वर्ड आया है आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि आप प्राइवेटली, मतलब पर्सन ए है, उसके जो है कि पर्सनल मनी से, उसकी जो है कि पर्सनल इनकम से कितना जो है कि हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जा रहा है, इसी को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दैट इज 43.4% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखें तो ये मतलब टोटल हो गया। ये पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो आपका जो है कि 2,767 रुपये एक इंसान जो है कि आपका नॉर्मली अगर हेल्थ पे देखें तो इतना खर्चा कर रहा है, इसे पर कैपिटा बोलते हैं। मीन्स ये नहीं हेल्दी पर्सन का डाटा तो होगा ही नहीं, यहाँ पे जो है कि कोई बीमार है या ये है तो उसका डाटा है। ठीक, पर कैपिटा आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, आपने हेल्थ पे कितनी चीज़ें खर्चे की हैं, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। देन यहाँ पे एक दो पॉइंट है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका जो है कितना खर्चा हुआ है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो है कि 29.6% हुआ है, ब्रीफली इसको जो है कि याद रख सकते हैं। बाकी आपको याद रखना है 3.3 हेल्थ बजट है। स्पेंडिंग जो है कि देखें तो करंट हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर पे 46%, सेकेंडरी हेल्थ केयर पे 34, टर्सरी पे 15, गवर्नेंस पे जो है कि 4% मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर प्राइमरी अकाउंटेड फॉर 51%। तो ये जो है कि कुछ डाटा है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, जो है कि आपका आइडिया रहे कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो सब आप टैकल कर पाएँ। बस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 3.37% ऑफ द जीडीपी। ये पॉइंट बस मत भूलिएगा। बाकी अगर भूल भी जाते हैं तो आप थोड़ा जो है कि इंटेलिजेंट गैस करके करना है, इतना क्योंकि याद तो रहने वाला नहीं है। देन आपका नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के 10 ईयर हो गए हैं, तो मतलब 2026 में 10 ईयर हो रहे हैं, तो यहीं से आप कॉमन सेंस लगाएंगे। 2016 में जो है कि क्या हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है, इसका जो है कि सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बताऊं तो यहाँ पे आपके जितने भी लिक्विडेशन होते हैं, मीन्स आपके कॉर्पोरेट में जितने भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के जो केस हो जाते हैं, इनको रिजॉल्व करना, मनी को मैनेज करना, ये इसका जो है कि मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये कहानी थोड़ा जो है कि पेचीदा लगेगी समझने में, कितने केस क्या सॉल्व किए हैं। ठीक, यहाँ देखिए देखिए लिखा है कि टिल मार्च 2026 तक कितने केस सॉल्व किए गए हैं। इनको मन करे तो रीड करें, नहीं तो जो है कि स्किप करें। यहाँ पे मैंने लगा रखा है आपके लिए एक टेबल, जिसको आप पढ़ेंगे और चीज़ें हो जाएंगी आपकी सारी क्लियर। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 का 10 ईयर कंप्लीट किया है। इसका जो है कि क्या करें, इसने जो है कि आपके इंडिया के प्रिंसिपल फ्रेमवर्क फॉर द टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर इंप्रूविंग द क्रेडिट डिसिप्लिन और ईज ऑफ डूइंग। तो ये क्या करता है, इंप्रूव करता है आपका क्रेडिट डिसिप्लिन और जो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसको जो है कि इंप्रूव करता है। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। लेट मी चेंज द पेन गाइज, यहाँ पे 1 मिनट।
सॉरी फॉर दिस। तो ये क्या करता है आपका जो है कि डिसिप्लिन और जो है कि ईज ऑफ डूइंग जो है कि ईज करता है। देन इसको याद रखेंगे। बाकी आप देखें तो ये आया कब था, 2016 में आया था, 1 दिसंबर 2016 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो कॉर्पोरेट अफेयर इसकी मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एसेट, ठीक ये करेगा। रेगुलेटर कौन है, इसका रेगुलेटर है IBBI मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका रेगुलेटर है। ठीक, यहाँ पे प्रोसेस मैं अभी समझा दूंगा। तो ये जो आपका NCTL है, NCLAT है और ये DRT है, ये कैसे काम करते हैं, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और कंपनी लॉ एप्लेट ट्राइब्यूनल, ये कैसे काम करती है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ लगी हुई है, लेट मी शो यू गाइस, कहाँ गया। ठीक, यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसे काम करता है, जिसको हम लोग CIRP कहते हैं। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट हुआ मीन्स यहाँ से किसी से डिफॉल्ट हुआ, किसी ने मनी बाय डिफॉल्ट किया, बैंकरप्सी होने वाला है, तो एप्लीकेशन फाइल होगी NCTL में, मीन्स जो है कि नेशनल कंप्लीट यहाँ पे लॉ ट्रिब्यूनल में जो है कि फाइल किया जाएगा। यहाँ पे हमारा NCLT में फाइल किया जाएगा। NCLT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे फाइल होते ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉरेटोरियम डिक्लेयर होगा, मीन्स जो है कि आपका जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये सब जो कि मॉरेटोरियम जो कि डिक्लेयर किया जाएगा। देन यहाँ पे इंटरिम रेजोल्यूशन चलेगा। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपका IRP जो है कि अपॉइंटेड हो जाएगी। फिर यहाँ पे कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कमेटी ऑफ करेक्टर, फिर वो पूरा रेजोल्यूशन इनवाइट करेगी, इवेलुएट करेगी। फिर जो है कि आप प्लान जो है कि मिनिमम 60% वोटिंग शेयर के साथ होना चाहिए। फिर NCLT अप्रूव करके लिक्विडेशन में डाल देगी। तो ये जो है कि आपके एसेट लिक्विड होके आपको सबको जो है कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं या जो है कि कंपनी जहाँ भी शेयर देना है या पैसा जो भी है उसको मैनेज कर लेगी। अगर इससे भी जो है कि चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं, मीन्स जो है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 180 दिन का, एक्सटेंशन 90 दिन का मिल सकता है, मैक्सिमम 330 दिन में। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है देन जो है कि आपका NCLT से NCLAT में जाएगा, एप्लीट्यूड ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। 2018 में यहाँ पे होम बायर रिकॉग्नाइज एज द फाइनेंशियल क्रेडिट, 19 में 300 दिन का जिनका टाइम जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। 20 में जो है कि क्रिप जो है कि 1 करोड़ से लेके फ्रेश डिफॉल्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 सस्पेंशन कर दिया गया था। और 21 में प्री पैकेज जो है कि IPR भी इंट्रोड्यूस हुआ था MSMEs के लिए। तो आई होप थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कर रही हैं। मीन्स आपका जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी आपके बिजनेस हैं, इनकी जो साइकिल्स हैं, ठीक सिंपल सा, उनके जो है कि इंसॉल्वेंसी मतलब जो भी पैसों की दिक्कत हो रही है या जो है कि बैंक्रप्सी हो रही है, तो उसको मैनेज करना इसका काम है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि किसका क्या काम है। ठीक, ये जो है कि यहाँ से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट ऑफ द कमेटी क्या है। टेक्स द कमर्शियल डिसीजन रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन प्लान, जो भी आपका समाधान बनाया गया है उसका प्लान का जो है कि रेजोल्यूशन लेगी। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज क्लियर टू यू गाइस। तो क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जो है कि यस लिख देंगे आप। एंड कहाँ चला गया न्यूज़, तो आप वापस आ जाते हैं हमारे न्यूज़ पे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वी हैव स्टडीड। तो ये हमने कर लिया है यहाँ से स्टडी। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो कितने कंप्लेन हुए हैं। ठीक, ये सब जो है कि क्या है कि कितने लिक्विडाइजेशन हुए हैं, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे जो है कि मतलब नहीं है। और यहाँ पे एक बार आया है क्या, NPA, ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो है कि डिक्लेयर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। आपके जो है कि बैंक्स इसको डिक्लेयर करता है, क्यों, क्योंकि आप जो है कि टाइम से, जैसे किसी ने बनवा ली EMI, ठीक, मान लीजिए लोन लिया है और उसकी EMI चल रही है और आपने जो है कि कुछ दिन तक नहीं भरी, पहले 3 महीने तक नहीं भरी, 6 महीने तक, तो जो है कि इसके क्राइटेरियाज हैं कि आपके टाइम पीरियड के बेसिस पे आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है न्यूज़, हमारा न्यू लेबर कोड आ गए हैं 2025 के। ठीक, यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले जो है कि 29 लॉ थे, ओल्ड लॉ थे, ठीक, स्कैटर्ड थे। इनको अब 4 लॉ में सिंप्लीफाई कर दिया गया है। वो 4 लॉ कौन से हैं, यहाँ से देख लेंगे। पहला लॉ है आपका कोड ऑन दी वेजेस, दूसरा लॉ है इंडस्ट्रियल कोड लॉ 2020 का, तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड दी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। ये 4 लॉ जो कि आए हैं, इनके बारे में जो है कि पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका भी शायद मे भी टेबल लगाया हो, तो वहीं से जो है कि सिंपली पढ़ लेंगे, नहीं यहीं से पढ़ना पड़ेगा। यहीं से आपको जो है कि इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी न्यूज़ है कि इसका नीड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड थी कि बहुत ज़्यादा जो है कि स्प्रेड थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट था। ठीक, मेंस को इजी, मतलब जो है कि जो जिस वर्कफोर्स के लिए बनाया गया है वही लॉ जो है कि समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब जो है कि इन सब के चलते ये नए लॉ लाए गए, जिनका देखें तो कोड ऑन दी वेजेस है, मतलब इसमें वेज और मिनिमम पेमेंट इन सब की बात होगी, जो कि इंश्योर करेगा क्या हमारे यहाँ पे मेजर बेनिफिट होगा आपका वेजेस
फॉर ऑल वर्कर्स मिनिमम वेजेस सबको मिलनी चाहिए, ये कोड वेजेस बात करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड होता है, ये हमारे हायरिंग फायरिंग डिस्प्यूट और ट्रेड यूनियंस पे बात करता है। जैसे आपके कोई भी यूनियंस बन रही हैं फैक्ट्रीज या जो है कि कोई भी वर्क प्लेस है, ठीक, वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो है कि क्या रिलेशनशिप जो है कि स्टैब्लिश हो रहा है, यही पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन बात करता है। ठीक, जो है कि स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है कि इंडस्ट्रियल कोड रोल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है कि डिफाइन करता है। देन आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कोड ऑन दी सोशल सिक्योरिटी, इसमें आपके प्रोविडेंट फंड, ठीक, ईएसआई, हेल्थ कार्ड सर्विस हो गई, मैटरनिटी बेनिफिट, गिग वर्कर्स और अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी जो है कि प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हमारा क्या है, एम करेगा वाइडर एंड द मोर यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड दी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड में आपकी वर्क सेफ्टी और हेल्थ कंडीशन पे जो की बात है, ये प्रमोट करेगा वर्क प्लेस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, और यही सब बातें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं, तो इसको आपको ब्रीफली पढ़ लेना है, ठीक, और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन कह रहा है कि 10 ईयर हो गए हैं यूपीआई के। आप देखिए पिछले साले सेशन में जब मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया था, तो हाँ आपके बारे में एनपीसीआई के बारे में बताया था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2007 वाले पेमेंट सेटलमेंट एक्ट से जो है कि 2008 में फॉर्म हुई थी, उसका एक इनिशिएटिव है। उसमें से हमारा जो है कि जैसे पहले भीम चला था, फिर जो है कि आपका यूपीआई आया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम 2016 में लॉन्च किया गया, जिसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये कुछ डाटा है कि कितना क्या जो है कि ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ठीक, ये जो है कि आपको एक बार ओवर क्यों करना है। बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट आता है, जो डाटा से ज़्यादा जो है कि पूछने की जो संभावना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कि आपके 10 साल हुए हैं, ठीक, आपको याद रखना है कि यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक, एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है कि 216 से जो कि 2021 में थे, 2026 में कितने हो गए, 691 बैंक ने यूपीआई पार्टिसिपेट किया है। ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो 8 कंट्रीज हैं गाइस, 8 कंट्रीज, जैसे यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर, ये हमारा यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रही है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इजी डिजिटल पेमेंट, सारा अर्बन रूरल एरिया सब जो है यूपीआई यूज़ करना जान गए हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, एक रियल टाइम जो है कि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, एनपीसीआई ने बनाया है। इसकी एक यूपीआई आईडी होती है, यहाँ पे पीर टू पीर जो है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पीर टू मर्चेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो पीर टू मतलब ए दो आदमी जो है कि नॉर्मल पर्सन है, तो वो उनकी लिमिट क्या है, जैसे 1 लाख होती है। अगर पीर टू मर्चेंट है, कोई जो है कि एक ए पर्सन है, बी जो है कि बिजनेसमैन है, जिसका जो है कि बिजनेस पेमेंट करना है, तो ये 10 लाख तक जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। ये अलाउंस है डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स, कौन सी बैंक कितना लिमिट दे रही है, ये सब जो कि है। और ये आपका जो है कि ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, 21.7 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने लाख करोड़ का बिजनेस किया गया है, ठीक, ये सब क्या है, 81% ऑफ द रिटेल डिजिटल पेमेंट, ग्लोबल शेयर में 49% ऑफ द रियल पेमेंट सिस्टम बाय द यूपीआई। ग्लोबल रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम है बाय द आईएमएफ, जो कि इसने बताया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। फिर याद क्या रखना है आपको, ये की इनिशिएटिव याद रखने हैं। जैसे यूपीआई 123 पे है, इसका काम क्या है, ये विदाउट इंटरनेट जो हमारा क्या होता है, वो कॉल वाली बेस सर्विस होती है। तो जैसे कॉलर ट्यून सुनने के लिए जो है कि आपको जो है कि बैंक खाता सेलेक्ट करने के लिए 1 दबाएं, ठीक, 2 दबाएं, तो ये जो है कि हमारा यूपीआई 123 सिस्टम ऐसे जो है कि काम करता है। ये आपका फीचर्ड फोन विदाउट इंटरनेट है, जहाँ पे रूरल और डिजिटली अनसर्व्ड जो है कि अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन इसको यूज़ कर सके। यूपीआई चलेगा कैंपेन क्या है, सेफ और इजी यूपीआई यूसेज को जो है कि प्रमोट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए यूजर्स को। देन यूपीआई लाइट भी जैसे है, तो आपका यूपीआई लाइट जैसे वॉलेट में भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप 2000 तक का बैलेंस रखें तो डायरेक्ट जो है कि आपका ट्रांजेक्शन के बिना जो है कि पेमेंट हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट के लिए है, ठीक, ये देख लेंगे। क्रेडिट ऑफ यूपीआई, यूपीआई एटीएम जो है कि रुपए क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, आप स्कैन करके यूपीआई से आप डायरेक्ट जो है कि मैक्सिमम 2000 तक के पैसे निकाल सकते हैं, ये सब है। यूपीआई लाइट एक्स है, ग्लोबल जो है कि एक्सपेंशन है, तो ये देख लेंगे आप ब्रीफली। देन यहाँ पे आपको जो है कि एक डिफरेंस मिल जाएगा। आपने नेफ्ट सुना होगा, जो कि हमारा क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस सुना होगा, जो रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस और यूपीआई, इनके में फंक्शन जो है कि क्या होता है, आईएमएफ, आईएमपीएस, यूपीआई, ये दोनों किसके हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। ये नेफ्ट और आरटीजीएस कौन मैनेज करता है, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है। यहाँ पे इसके बारे में कि कब कब है, ये रियल टाइम में सेटलमेंट करते हैं, ईएस ग्रॉस टाइम सेटलमेंट है। इसके बैच होते हैं हाफ आवरली बैच की, आधे घंटे बाद जो है कि पैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इसके, जो है कि कितने टाइम पे है। ये सब इंस्टेंट है, इंस्टेंट फॉर हाई वैल्यू है, ये स्लो है। यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू। ये सब जो है कि ब्रीफली आप देख लेंगे, जो आपको हेल्प करेगा थोड़ा जो है कि जानने में। देन यहाँ पे एनपीसीआई के बारे में है, ठीक,
ये थोड़ा सा एक चार्ट लगा हुआ है, देख लेंगे कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो थोड़ा मेंस के पर्पज से है, तो यू कैन इग्नोर इट। फिर वापस आते हैं, तो यहाँ पे हमने ये न्यूज़ भी कवर कर ली। ठीक, यूपीआई अब तक देखिए क्या पढ़ लिया है, भूल नहीं जाना है। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रोविजनल एस्टिमेट बाय दी MOSPI पढ़ा, ठीक, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ दी क्या जान लिए, सारे एस्टिमेट जान लिए। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, बजट एस्टिमेट क्या होता है, ठीक, एक्चुअल डाटा क्या होता है, कंपोनेंट्स पढ़ लिया, कैलेंडर ईयर पढ़ लिया, फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया। जो है कि देखा जाए तो 7.8% से हमारी इकोनॉमी जो है कि ग्रो की है, जीडीपी ग्रो की है, कौन सी रियल वाली, ये सब जो है कि प्रोफेशनल एस्टिमेट ने बनाया था। ये पहली न्यूज़ पढ़ी। फिर दूसरी न्यूज़ तुरंत हमने कौन सी पढ़ी थी, दूसरी न्यूज़ जो है कि हमने एक तो ये पढ़ लिया हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। दूसरी न्यूज़ पढ़ी थी यहाँ पे हेल्थ वाली पढ़ी थी, ठीक, हेल्थ हेल्थ एस्टिमेट देखा जाए तो हमारा हेल्थ एस्टिमेट निकल के आया था कितना, 3.37% ऑफ द जीडीपी हेल्थ है, ठीक। एक पर कैपिटा याद रख सकते हैं, पर कैपिटा नहीं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कुछ 2737 ऐसे कुछ करके वैल्यू थी। फिर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के 10 साल हो गए, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है, आपके लिक्विडाइजेशन एंड एसेट मैक्सिमाइजेशन पे जो है कि बात करेगा। एसेट मैक्सिमाइजेशन जो है कि कैसे करेगा, आपको जो है कि मैंने प्रोसेस बता दिया कि यहाँ पे जो IBI है, बोर्ड एंड रेगुलेटरी, ये काम करती है। NCTL पे आप जो है कि फाइल करेंगे केस, ठीक, कैसे रिजोल्यूशन होगा, कैसे आपकी COC बनेगी, ये सब जो है कि मैंने इसके अंदर बताया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने न्यू लेबर कोड पढ़ लिए और 10 ईयर ऑफ यूपीआई पढ़ लिया। यहाँ पे 4 कोड आए हैं, एक आया कोड ऑन वेजेस आया है 2019 का, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है, ठीक, एक वेज वाला आया है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला, तीसरा सोशल सिक्योरिटी वाला, चौथा क्या आया है, सेफ्टी एंड हेल्थ वाला। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। विद दिस नोट हम जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि आपका क्या है, इनकम टैक्स 2025 एक्ट। अब देखिए इनकम टैक्स 2025 एक्ट, इसने भी क्या किया है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, ये कम फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 2026 में, जिसने बहुत सारे पुराने ओल्ड इनकम टैक्स लॉ को रिप्लेस किया है। यहाँ मॉडर्नाइज करना है इंडियन टैक्स सिस्टम को, और सिंपल सी बात है क्या करना है, देखिए रिड्यूस द टैक्स बर्डन, और टैक्स सिस्टम को सिंपल करना है। सिंपल की जो है कि लोगों तक आम जनता तक लोग टैक्स को समझ पाए, तो ये चीज़ें है कि किसने, इनकम टैक्स एक्ट ने की है। बाकी जैसे बता दूं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है कि चेंज हुई है, जैसे आपका फॉर्म जो है कि क्या है, मेजर प्रोसीजरल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म 130 इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द 16, जो कि TDS के बारे में बात करता था। ये सब जो है कि चीज़ें देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, मैंने एक आपका सिंप्लीफाइड वे में और लगाया है। लेट मी शो यू, थोड़ा सा जो है कि ये डाटा जो है कि सिंप्लीफाइड करने में ईजी, आपको समझाने में भी होता है, आप याद भी रखेंगे। सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पे नॉट चेंजिंग द फंडामेंटल टैक्स पॉलिसी और रेट, ये सब जो है कि चेंज नहीं किया गया है, और यहाँ पे सीधे हमारा इनकम टैक्स ने रिप्लेस किया है, 1961 को इफेक्ट करेगा ये। यहाँ पे देखिए एक जनरल बात बताता हूँ, जैसे कुछ लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा कि टैक्स बेस रेट है जो एग्जाम्पशन है, पहले देखिए 5 लाख तक एग्जाम्पशन था, फिर उसको 7 लाख किया, अब 12 लाख तक। देखिए यहाँ पे, लेट मी शो यू, आई थिंक यहाँ पे मैंने लगाया होगा, यहाँ नहीं है, ऊपर दिखाता हूँ, शायद लिखा होगा कि ये टैक्स रेट, आपको जो है कि थोड़ा अगर डाउट हो तो ये यहाँ पे, अगर मे भी आपको पता भी हो कि यहाँ देखिए इफेक्टिव टैक्स जीरो आपके 7 लाख तक पड़ता था, अब यहाँ पे 12 लाख तक है न्यू रिजीम में। तो 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट जो है कि टैक्स से ही मेन रिवेन्यू कमा रही है। तो कैसे कमा रही है, डायरेक्ट टैक्स है, आपके ऊपर लग रहा है, पर आप इनडायरेक्ट टैक्स भी तो दे रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ में हम जो है कि एजुकेशन टैक्स देते हैं, पेन से लेके, पेपर से लेके, कॉपी से लेके, हर चीज़ पे जो ये जीएसटी ने गेम किया है। जीएसटी क्या है, ब्रॉडर बेस है, मीन जो है कि पहले देखिए, अगर फॉर एग्जांपल दे तो ये ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड पे कुछ पोल्स लगे हुए हैं, ठीक, तो ये जो है कि पोल जो है कि 4 ही पोल थे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पोल है। तो यह क्या है, इस बेस को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग ही टैक्स दे रहे थे, पर अभी क्या किया, इस बेस को ब्रॉड कर दिया गया। जीएसटी ने क्या किया भैया, सबका जो है कि हर चीज़ पे टैक्स लगाओ, हर चीज़ पे, मिल्क से लेके जो है कि आपके खाने की हर चीज़ पे जीएसटी है, तो उससे टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गया। इसीलिए जो है कि एग्जाम्पशन रेट डायरेक्ट इनकम टैक्स पे नहीं है, क्योंकि आपका देखिए इनकम जो है कि थोड़ा जो है कि देखते हैं, टैक्स इवेजन हर जगह होता है, सब अपना टैक्स छुपाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि लो भैया जीएसटी लगाओ, टैक्स वसूलो, रेवेन्यू बढ़ाओ। तो ये थोड़ा जो है कि आपके फन वे में कह दिया मैंने। हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए सब चीज़ें याद कीजिए, और वापस से आइए, इसको पढ़िए। यहाँ पे एट ग्लांस देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का है, 61 का रिप्लेस किया। इफेक्टिव कब हुआ, एक जो है कि अप्रैल 2026 से। मिनिस्ट्री कौन सी है, फाइनेंस है। डिपार्टमेंट कौन सा है, रेवेन्यू है। यही सब ये सब काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही बजट बनाने का काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी रहेगी, CBDT रहेगी। ये ऊपर इसीलिए मैंने वो जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरा टेबल लगाया था कि इसमें आप देख लेंगे CBDT कहाँ है, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि CBDT कहाँ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंग्वेज सिंपल है, रिड्यूस लिटिगेशन, ईजियर कंप्लायंस बना दी जाए। मेजर पॉलिसी में कोई ओवरहॉल नहीं हुआ है। की फीचर्स क्या है, आपका रिड्यूस कर दिया है 819 सेक्शन से 526 सेक्शंस में।
ठीक, ये जो कि थोड़ा रेफरेंस है कि कहाँ से ये जो टेबल मैंने जो कि उठाया है। तो ये टैक्स समरीज जो आती हैं, क्लियर टैक्स ऐसे करके साइट्स वहाँ से। तो चैप्टर यहाँ पे आपके 23 हो गए हैं जो कि रिस्ट्रक्चर कर दिए गए हैं, शेड्यूल 16 कर दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट ये सब चीज़ें हैं। ठीक, देख लेंगे मेजर स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ है न्यू, और जो है कि आपके अर्लियर में प्रीवियस ईयर का जो ये मीन्स यहाँ पे टैक्स ईयर जो है कि प्रीवियस ईयर लिया जाता था, यहाँ पे टैक्स ईयर आ गया है। एक टैक्स ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर जो है कि आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर है, जिसमें इनकम ड्यूरिंग टैक्स ईयर होगा, यहाँ पे इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर था। मतलब इस साल कमाएंगे इसी साल टैक्स देंगे, पहले क्या होता था इस साल कमाओ अगले साल टैक्स दो, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स देते थे। ठीक, असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता था, यहाँ पे जो है कि कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू द फाइनेंस ईयर। एक टैक्स ईयर क्या है, 12 मंथ पीरियड है ऑब्टेन द फाइनेंशियल ईयर रिप्लेसिंग द प्रीवियस टैक्स ईयर, जो कि इफेक्टिवली है हमारे 1 अप्रैल 2026 से। ये एक मेजर चेंज हुआ है। देन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी देखिए नॉट चेंज। तो ये सब कोई आपका स्लैब और ये सब जो है कि टीडीएस वीडीएस कोई चेंज नहीं हुआ है। पेन ये सब जो है कंटिन्यू करेगा, आधार लिंक करेगा। टैक्स रिजाइम आपको ओल्ड वाले सिस्टम में रहना है कि न्यू टैक्स रिजाइम है, अब इसको जो है समझाने में नहीं बैठूंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे क्या एक्सेम्पशन मिलता है। बस इसको समझने के लिए ये सब जो है कि आपका कंपैरिजन है। ठीक, यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं ये आपको नोट में मिलेगा, तो इसको आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्म जो वो हुए हैं, जैसे फॉर्म 16 क्या था, टीजीएस सर्टिफिकेशन फॉर सैलरी था, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम दी सैलरी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम दी सैलरी सर्टिफिकेट था, वो 16 में था, 130 में कर दिया गया है। 26 से ये क्या था, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट था, तो उसके लिए फॉर्म 168 आ गया है। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो ये 15G और 15H था, तो इसको फॉर्म 121 कर दिया गया है। और ये CABCD ये 26 है, तो जो कि आपका कंसोलिडेट करता है फॉर्म को। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रख लेंगे, ये हमारे टैक्स फॉर्म थे। तो ये जो है कि चीज़ हमारी क्या हो गई, टैक्स की भी चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो गाइज आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कहाँ गया। अब यहाँ पे बस एक चीज़ है, इसको आप जब पढ़ेंगे कि आप क्या है कि ये ऑपरेशन क्या है हुआ है, ये यूनिफाइड जो है कि टैक्स ईयर क्या ले आए हैं, इनका जो है कंपैरिजन जो है कि यहाँ पर आपको ईजिली जो है कि आपको दिख जाएगा। उस चीज़ को पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा टेबल आपको प्रोवाइडेड है। विद दिस आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक देखिए आप इनकम टैक्स एक्ट समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट है 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है। आप देखिए फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ठीक जानते हैं, आर्टिकल 280 में एक हमारी जो कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पॉलिटी वाली लिस्ट में जो हमारा फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर है उसको जो कि देख लेंगे, तो वहाँ कंपोजिशन ये सब मैंने अच्छे से समझाया है, मेंबर क्या क्या होते हैं वहाँ पे अच्छे से बातें हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के अंदर जो हमारे सेंट्रल स्टेट के फिजिकल रिलेशन होता है। फिजिकल रिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस। अब ये जो है कि दो तरीके से किया जाता है, आपने सुना होगा क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दो चीज़ें होती हैं। यहाँ फाइनेंस कमीशन हमको बताता है कि आपका जो है कि पीरियड इतने, हमारा जो है कि 16 फाइनेंस कमीशन इस टाइम पीरियड के लिए बना था। ठीक, यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में बिल टेबल हुआ, जिसने आपको की रिकमेंडेशन जो है कि 3 ग्रांड कैटेगरीज में जो है कि नहीं दी है, ये याद रखिएगा। जो 15th कमीशन थी, यहाँ पे 15th कमीशन के अलावा इन्होंने जो है कि इस कैटेगरीज में ग्रांटेशन नहीं दिया है। अभी मैं समझा दूंगा कि इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लेट मी पहले जो है कि इस न्यूज़ को जो है कि पढ़ने से पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में टेबल समझिए। टेबल क्या है यहाँ पे, लेट मी शो यू। एक और टेबल है हमारा, क्या फाइनेंस कमीशन वाला है। जस्ट वेट प्लीज, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। यस, तो यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। ठीक, यहाँ पे आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट टैक्स जो है कि आपको देखो, ये तो पता चल गया कि 280 में हमारा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पे आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं, अमंग दी स्टेट, मतलब A B C स्टेट है, इनके बीच में कितना जो है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल कहते हैं आपका सेंटर से स्टेट में कितना आएगा, सेंटर से स्टेट में कितना आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल डिवोल्यूशन, और स्टेट के बीच में जितना जा रहा है उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 280 करता है। ये ग्रांट इन किससे करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 275 में इसकी बात है। ठीक, ये मेजर टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है। पंचायत का जो है कि काम स्टेट फाइनेंस देखता है। ठीक, यहाँ से म्यूनसिपैलिटी का भी स्टेट फाइनेंस, और ये जो है कि एनी मैटर रेफर होता है आपका प्रेसिडेंट के 200 आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। तो ये कुछ होगी जनरल सी बातें। अब यहाँ 16वीं फाइनेंस कमीशन 2026 से 31 के लिए फॉर्म की गई है। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद पनागिरिया जी इसके चेयरमैन है। अदर मेंबर्स देखेंगे तो आपके टी रावी शंकर, एनी जॉर्ज मैथ्यू, और यहाँ पे है इन चारों मेंबर की एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होती है। ये सब मैंने कहा, ये होमवर्क में जान लेंगे कि एक है कि चीफ जूरिस्ट होनी चाहिए, 2 इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इसको जो है कि आप ब्रीफली आपके होमवर्क में देख लेंगे।
देन यहाँ पे देखिए तो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहना चाहिए, 41% ऑफ द शेयर पूल, ये अनचेंज है। बाकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चेंज किया गया है कि इनकम डिस्टेंस पे इतना परसेंट है, पॉपुलेशन पे 17%, डेमोग्राफिक पे 10, एरिया पे 10, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे 10, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी पे 10। ठीक, यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट थे जो 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अवार्ड पीरियड देखिए, ये हमारा जो कि इतने साल के लिए जो कि इसको बनाया गया है। इतनी सी ये बेसिक न्यूज़ थी, मतलब इंपॉर्टेंटली देखें तो यही न्यूज़ है, जो क्रक्स निकल के आएगा वो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ था इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश कीजिए आप। बैक टू दी स्लाइड। देन यहाँ पे हमारा फाइनेंस कमीशन में, अब देखिए यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन में बोला गया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में फिजिकल रिलेशन करेगा। ठीक, यहाँ पे 17 नवंबर से ये चीज़ हुई है। इन्होंने क्या किया कि आपका 15 फाइनेंस कमीशन में जो रिवेन्यू ग्रॉस डेफिसिट ग्रांट था, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट और इसको क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके जगह जो है कि आपका देखिए अब निकाल दिया है क्या, यहाँ पे देखिए स्टेट में 41% रहेगा डिविजिबल पूल बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, और फिर यहाँ पे आपको वेट्स दिखेंगे 42% जो है कि पर कैपिटा इनकम जीएसपीडी है। ठीक, 17 पॉपुलेशन है, 10% डेमोग्राफी के लिए, 10% एरिया के लिए, 10% फॉरेस्ट के लिए, 10% ये जो है कि आपका इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी ये सब जो है कि गाइज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है मेरे हिसाब से, एक बार पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो स्किप कर दो, क्योंकि इतना ना याद रख पाएंगे ना दे पाएंगे, मतलब कर पाएंगे। बाकी ये है कि सेलेक्टेड स्टेट में कितना है, स्टेट सेलेक्टेड शेयर्स है। 15वें कमीशन ने इतना दिया था, 16वें ने कम कर दिया। उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तम प्रदेश में जो है कि शेयर कम मिल रहा है इस बार। ठीक, याद रखिएगा, 9.4 से 0.3 घटा दिया है। बिहार घटा दिया है, महाराष्ट्र घटा दिया है, राजस्थान घटा दिया है। देखिए सब में जो है कि आपको घटते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों, इसका रीज़न कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है तो, नहीं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करके बताऊंगा। पहले देखूंगा कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीजिंग द शेयर। देन जो है कि नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा न्यूज़ है गाइज, जीडीपी ईयर का बेस ईयर जो है कि चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, बेस ईयर जो है कि 2011-12 था, 22-23 किया गया है। कौन ये सब काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको काम करती है। न्यू सीरीज जो है कि 22-23 है, रिप्लेस कर रहा है 21-22 का, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट पोस्ट कोविड एरा ने जो है कि काफ़ी कर गया, इसी वजह से आपको जो है कि नॉमिनल जीडीपी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। आपके प्रोजेक्शन जो है कि बहुत ज़्यादा गलत आने लगते हैं, और बाकी का टाइम हो गया था, हर 10 साल पे वैसे भी चेंज होता है, तो चेंज करने का टाइम भी आ गया था। तो ये याद रखिएगा, अपने जीडीपी सीरीज का बेस ईयर चेंज हो गया 2022-23। अब इसके साथ साथ देखिए आपको जो है कि थोड़ा जो है कि नॉलेज रहनी चाहिए क्या, जैसे सीपीआई का बेस ईयर क्या है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क मुझे कि बनाना है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है। ठीक, अब सीपीआई में भी बहुत सारे होते हैं, आपका जो है कि अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल वर्कर, कंबाइंड, ये सब जो है कि इनके बेस ईयर कैसे क्या कैलकुलेट होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। और ये नहीं तो होमवर्क में अपना लिस्टिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये सब इकोनॉमी में थोड़ा जो है कि पढ़ें तो जो है कि ज़्यादा हो। अभी जो है कि सेशन के हिसाब से बस इतना याद रखिए कि आपका बेस ईयर चेंज हुआ है जीडीपी का, और इन सब के भी बेस ईयर जो मैंने बताया आपको याद रहने चाहिए। फिर यहाँ पे आपको पूरा जो है कि गाथा मिल जाएगी कि नॉमिनल देखिए कितना जो है कि शेयर था। यहाँ पे हैज़ बीन दी एस्टिमेटेड एट दी 8.6%, रियल ग्रोथ जो है कि 7.6%, इकोनॉमी ने रिकॉर्ड किया है ग्रोथ ऑफ द 7.2%, है ना, इन दी दिस ईयर से, और 24-25 का इतना है। तो ये सब जो है कि एक बार ब्रीफली देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है कि इतना रिटेनिंग जो है कि नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बाकी जो है कि वाई 2022 चूजन एज द बेस ईयर, क्यों चूज किया गया, सीधे बताया कि रिसेंट नॉर्मल ईयर आफ्टर द कोविड डिस्ट्रप्शन, मतलब जो है कि नॉर्मल ईयर 22-23 ही है। इसमें एक स्टेब्लिश जो है कि बेस ईयर रखने का क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, बेस ईयर उसको रखा जाएगा जहाँ इकोनॉमी ने थोड़ा अच्छा स्टेबली परफॉर्म किया है, मतलब आपके इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में थे। ठीक, जो है कि हमारा हर चीज़ जो है कि बैलेंस में था, मीन्स यहाँ पे आपके जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स थे सब कुछ जो है कि बैलेंस ओवरऑल देखा जाए, स्टेबल इकोनॉमी देखी जाए, दैट्स वाई इसको बेस ईयर चूज करते हैं। मान लीजिए कोई फ्लैक्चुएट ईयर चूज कर लेंगे तो आगे के सारे डाटा जो है कि गलत आएंगे। अगर मान लीजिए कोविड वाला 21 वाले डाटा कैलकुलेट कर देते तो वहाँ तो रिसेशन लगा हुआ था, तो दैट्स वाई 22-23 आफ्टर द कोविड 22-23 ही हमारा अच्छा ईयर था जो स्टेबल था, दैट्स वाई इट वाज चूजन एज द बेस ईयर। फिर 2025 ए डेफिसिटिंग ईयर फॉर द इंडियन ग्रोथ, जो कि यहाँ पे हम डेफिसिट में आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, कह रहा कि इंडिया का रियल जीडीपी है एसिलेट हुआ 8.2 से, ठीक, इन दी क्वार्टर 2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और रिसेंटली स्टेडली हुआ है 7.4 से। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, लेट मी टोल्ड यू ब्रीफली, वापस से आइए, एक चीज़ जो है कि ध्यान आ गई। ये देखिए, आपने ये चीज़ देखा होगा, इस चीज़ में कोई भी चीज़ है, जैसे आपका डाटा क्वार्टर 1 का क्वार्टर 1 से ही कंपेयर किया जाएगा। ठीक, यहाँ ग्रोथ जो देखी जाएगी, मान लीजिए हमें ग्रोथ देखनी है, फॉर एग्जांपल 23-24 का फाइनेंशियल ईयर और 22-23 का फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों में ग्रोथ देखनी है, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या, फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑफ क्वार्टर 1,
और इसका जो है कि कंपेयर करेंगे, ठीक, तब बताएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, ये क्या हुआ। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखिएगा, कभी भी कंपैरिजन क्वार्टर्स में होता है, मीन्स यहाँ क्वार्टर का पिछले वाले से ही नहीं कर देते हैं, जस्ट हमारा कंपेयर होता है सामने सामने से, मतलब फाइनेंशियल ईयर के सामने सामने से कंपेयर किया जाता है। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है, यही अचानक से याद है क्योंकि इस पॉइंट में ये चीज़ मेंशन है शायद। वापस आते हैं और देखते हैं इसको, लेट इट ब्रीफली सी इट गाइस, कहाँ गया? नहीं, ये तो ज़्यादा नीचे आ गए, लेट मी सी इट, कहाँ गया? सॉरी फॉर दिस गाइस, ये थोड़ा स्क्रॉलिंग में दिक्कत हो जाती है, खुद के नोट्स में ही खो जा रहे हैं, आपको भी हंसी आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा बताया गया था कि 2025 का डेफिशिएट फाइनेंशियल जो है कि हमारा ग्रोथ है, यहाँ पे देख लेंगे। क्वार्टर टू जो है कि कंपेयर किया गया 25-26, जो है कि यहाँ पे क्वार्टर फोर जो है कि इतना 7.8 था। क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिग्नल किया है आपका सस्टेन इकोनॉमिक मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या है, जीएवी वीएवी है, मेरे हिसाब से इतना जो है कि नहीं है। पहला पॉइंट थोड़ा सा जो कि इंपॉर्टेंट था, इसको जो है कि डाटा याद रखना रखिए, नहीं तो फिर इसको भी स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आएगा भी तो 2 मार्क छोड़ देने हैं, इतना जो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे WPI क्या था, होलसेल इन्फ्लेशन है, ठीक, CPI है, ये जो है कि इकोनॉमी वाले सेशन में थोड़ा जो है कि समझना होगा इसके लिए, तो इसीलिए जो है कि मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब समझने के लिए थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। क्या इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ना होगा, फिर इन्फ्लेशन के बारे में जान के हम CPI और WPI समझे, तब जो है कि चीज़ें जो है कि ये सब पता चलेगी कि कैसे क्वार्टर में क्या चीज़ें हुई हैं किस हमारे उसमें। फिर यहाँ आया बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब इसमें क्या है भाई साहब, देखो यहाँ पे भी काफ़ी मेजर चेंज आए हैं। इन्होंने क्या किया, सिंपल सा रिप्लेस किया है आपका, कौन सा एक्ट, हमारा RBI एक्ट, सॉरी यहाँ पे आपके जो है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है कि हमारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया है। इसने एक्ट ब्रिंग्स द टाइमली अमेंडमेंट टू दी, आपके लॉ इंक्लूड किया है RBI एक्ट में 2034 1934 वाले, बैंकिंग एक्ट ऑफ द 1949। इसने चेंजेस किसमें लाए हैं, इस हमारे बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट ने 2025 के चेंज इंक्लूड किया है, यहाँ पे हमारे जो है कि अमेंड किया है आपके RBI एक्ट 1934 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1955 में, स्टेट कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एक्ट जो है कि आपका एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 70 और 80, इन सब में जो है कि सेवरल अमेंडमेंट किए हैं जो कि इफेक्टिव है 1 अगस्त 2025 से। की फैक्ट्स देखें तो यहाँ पे देखिए, की फैक्ट्स है कि सेक्शन जो है कि आपके ओरिजिनल लॉज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड द फेज मैनर, यहाँ पे आपके सेक्शंस ये सब जो है कि चेंज किए गए, इससे जो है कि ज़्यादा नहीं मतलब रखना है। यहाँ पे मतलब क्या रखना है कि जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, मीन जो है कि लिमिट लगाई गई है आपकी इस पे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पे इन दी बैंक्स हैज़ बीन रेज फ्रॉम दी 5 लाख टू 2 करोड़। ये पहले 5 लाख था, अब 2 करोड़ तक जो है कि आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिलेगा। ये रेफर करता है, क्या रेफर करता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है, इट रेफर्स टू द पर्सन और हिज और हर स्पाउस माइनर चाइल्ड अलोन जॉइंटली होल्डिंग द बेनिफिशियरी अकाउंट, जो कि 10% ऑफ द पेमेंट आपका 2 करोड़ से ज़्यादा जो कि रहेगा वो उसको लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपके जो है कि मैक्सिमम जो है कि मैक्सिमम कंटिन्यूएशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर पे हैज़ बीन इंक्रीज, मतलब 10 ईयर कर दिया गया, 8 साल से 10 ईयर तक, मीन टेन्योर ऑफ जो डायरेक्टर से कोऑपरेटिव बैंक्स में पहले 8 साल तक रह सकते थे, अब 10 ईयर तक रह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, विल ब्रॉडर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट इम्प्रूवमेंट सेक्टर, जो हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव्स पे बात करता है, उसको थोड़ा एम्पावर किया है। रिनोमिनेशन ऑफ द ऑडिटर्स हुए हैं, ठीक। नॉमिनीज जो है कि आप 4 रख सकते हैं, देखिए नॉमिनीज जो है कि 2 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे आपके सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली, इसको जो है कि समझाने के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए सक्सेसिव आप जो है कि क्या होता है, एक होता है सक्सेसिव, एक होता है साइमल्टेनियस। अब ये 2 तरह के नॉमिनी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक ए है ना, बैंक में कोई ये क्या है, बैंक में अकाउंट है, बैंक है, ए पर्सन का, मीन्स इसका ए पर्सन का यहाँ पे क्या है, अकाउंट है, ठीक, इस बैंक में यहाँ पे इसके पास पैसा है। और एक एग्जांपल लीजिए, बैंक है, यहाँ पे इस पर्सन का यहाँ पे रुपीज रखा हुआ है, यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है, ठीक, गोल्ड रखा हुआ है। अब क्या चीजें हैं कि साइमल्टेनियस, यहाँ पे जो है कि आपके सक्सेसिव और साइमल्टेनियस दोनों लागू होंगे। सक्सेसिव का मतलब हो गया पर्सन ए नॉमिनी है, बी है, सी है, डी है, 4 है, तो इनको जो है कि आप सक्सेसिवली दे सकते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया आपके शेयर जो है कि दिए जाएंगे, ए को जो है कि 30% का है, बी को जो है कि आपका 40% दे दीजिए, सी को जो है कि 20% दे दीजिए, डी को जो है कि 10% दे दीजिए। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव और साइमल्टेनियस का मतलब। बट गोल्ड के केस में ऐसा अलाउ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोल्ड को जो है कि आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है कि आपकी कोई ज्वेलरी रखी है तो इसमें खाली सक्सेसिव होगा, मतलब ए है तो ए को दिया जाए, ए नहीं है तो बी को दिया जाए। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो आपका ये लिखा हुआ है, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए मतलब ये सिंपल समझा दिया बैंक और ये लॉकर कहते हैं। तो लॉकर में देखिए लिखा है फॉर ए लॉकर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 नॉमिनीज ओनली सक्सेसिव विल बी पॉसिबल। मीन्स ये यहाँ पे खाली सक्सेसिव होगा। ठीक, इस पॉइंट को आप आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका क्या है, मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ नॉमिनीज जो है कि रिक्रूट कर सकते हैं। पहले एक होते थे, अब जो है कि 4 नॉमिनी रिक्रूट कर सकते हैं। आपके बैंक होगा तो बैंक में जो है कि आपका जो है कि सक्सेसिव और नॉमिनी दोनों चलेंगे। सक्सेसिव का मतलब हो गया ए नहीं है तो बी को, सी को डी को, या साइमल्टेनियस का मतलब हो गया इसको 30% दे दो, इसको 40% या उसको 20%। बट जो लॉकर्स है, लॉकर्स में जैसे आपने ज्वेलरी वेलरी रखी है तो उसमें सक्सेसिव काम करेगा। ए नहीं है तो बी को दो, बी नहीं है तो सी को, सी नहीं है तो डी को। ठीक, और कोई ना कोई नहीं है तो फिर ट्रेजरी में चला जाएगा बैंक के। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, एक जो है कि फोर्टनाइट बेसिस है आपका है, डेफिनेशन ऑफ द फोर्टनाइट बेसिस। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट तो थोड़ा हैवी है, इसको जो है कि समझाने के लिए लेट मी ब्रिंग ये आपको इसको समझाने के लिए देखिए मैंने एक चार्ट लगा रखा है। थोड़ा सा इसमें देखिए कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ थोड़ा हैवी है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है कि पेशेंस रखिएगा और आई होप थोड़ा सा जो है कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल सी बात है कि इसने क्या किया है, जैसे हम जानते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है कि बैंक को मेंटेन रखना पड़ता है। उसके लिए कुछ तो बेसिस डिफाइन करेंगे, तो बैंक ने डिफाइन किया है कि फोर्टनाइट बेसिस मतलब फोर्टनाइट कॉन्सेप्ट है हमारी जो है कि डेफिनेशन है फोर्टनाइट्स की। इसको जो है कि बैंक ने रखा है, जो कि पहले देखिए अर्लियर जो है कि क्या था, यहाँ पे हमारा एक नई डेफिनेशन जो है कि फोर्टनाइट की लाई है आरबीआई ने, जो कि प्रपोज किया है 1 से 15 और 16th ऑफ द लास्ट ऑफ द मंथ। मतलब ये अमेंडमेंट ने पहले जो फोर्टनाइट की डेफिनेशन थी, करंट डेफिनेशन क्या थी, जो फोर्टनाइट बेसिस की डेफिनेशन थी वो थी कि सैटरडे टू द सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे विल बी कंटिन्यू टू अप्लाई। और यहाँ पे जो है कि ये पहली डेफिनेशन थी। यहाँ पे देखेंगे मैं बता रहा हूँ, इससे यहाँ पे आपका ये बैंक है, बैंक ने कुछ डिपॉजिट लिए हैं, तो डिपॉजिट जो है कि होता था ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। अभी ये मैं समझा दूंगा प्रीसीडिंग का मतलब क्या है। अभी जो है कि करंट परसेंटेज ऑफ द आरबीआई जो है कि मेंटेन होगा इन द फॉर्म ऑफ द कैश। यहाँ पे आई होप ये थोड़ा सा पॉइंट पेचीदा है, अभी जो है कि सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। तो इसको समझते हैं, ये अर्लियर सिस्टम क्या था और अभी प्रेजेंट सिस्टम क्या है। तो ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मैंने जो है कि जब पढ़ा था तब का एग्जांपल है, जब ये लॉ अमेंडमेंट आया था। यहाँ पे देखिए अर्लियर फोर्टनाइट बेसिस की जो है कि डेफिनेशन है सैटरडे टू द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग फ्राइडे। मतलब कोई भी जो सेकंड फ्राइडे होगा उसका सैटरडे आपका जो है कि लिया जाएगा हमारा फोर्टनाइट बेसिस। मतलब उस दिन के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ सीआरआर है जो डिसाइड होगा, कि मान लीजिए 4% डिसाइड है तो उतना परसेंट आपको कैश रिजर्व रेशियो में रखना होगा। तो इसके लिए साइकिल लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 4 जनवरी का, मीन्स यहाँ से आपको करंट फोर्टनाइट जो है कि पीरियड है 3 जनवरी से लेके 15-15 दिन के पीरियड बनाए जाते थे। तो 3 जनवरी से आपका 16 तक, ठीक, यहाँ पे 3 दिन से 16 तक जो है कि क्या है आपका करंट पीरियड है। अब करंट पीरियड जो है कि 16 है, तो इससे प्रिसाइडिंग क्या होगा, यहाँ से प्रिसाइडिंग 2 से लेके आपका कहाँ तक आएगा, 19 दिसंबर तक आएगा, सॉरी 20 तक आएगा, 2 से 20 तक। और उससे प्रिसाइडिंग आएगा 6 से 19 तक। मतलब ये देखिए एक पिछला सेकंड प्रिसाइडिंग का है ना, यहाँ पे सेकंड प्रिसाइडिंग का मतलब हो गया जो करंट साइकिल है 3 से 16 तक की। ठीक, यहाँ पे क्या करंट साइकिल 3 से 16, उससे प्रीवियस 2 साइकिल में आपका जो लास्ट डे होगा, मीन्स जो है कि लास्ट फॉलोइंग जो है कि आपके सैटरडे से होगा, वो हमारा डेट होगा फोर्टनाइट बेसिस का। मतलब इस दिन का आपका इतना कैश आपको बैंक में रखना है। तो यहाँ पे जैसे पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से ये 19 दिसंबर आता, नई डेफिनेशन के हिसाब से सिंपल कर दिया गया है कि आपका जो फोर्टनाइट बेसिस था ये सेकंड टू दी फ्राइडे फ्राइडे वाली डेफिनेशन चेंज करके इसको सिंपल कर दिया गया, 1 से 15 रहेगा, 16 से आपका जो है कि दूसरा 30 कर लेंगे। ठीक, ये जो है कि हमारा कर लेंगे। तो इसमें देखिए करंट साइकिल आपका जो है कि अगर 4 जनवरी का ही ले तो आपका क्या आएगा, 1 से 15 जो है कि साइकिल हो जाएगा हमारा करंट पीरियड। उससे पहला पीरियड क्या आएगा, उससे पहला पीरियड आपका 16 से 31 वाला आ जाएगा। और उससे सेकंड प्रिसाइडिंग पीरियड क्या आ जाएगा, 1 से 15। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 15 को जितना कैश रेशियो रहेगा वो इजीली डिसाइड हो जाएगा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो ये साइकिल यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक, इससे जो है कि प्रीवियस जाओ तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। अब सिंपल से है कि 15 दिन का एक रख दिया है, 15 दिन का एक ऐसे रख दिया है, तो इससे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये फोर्टनाइट बेसिस की न्यू डेफिनेशन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो जब मैं पढ़ा था मुझे भी लगा था, इसको जो है कि थोड़ा सा आप समझिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो चेंज हुआ है फोर्टनाइट बेसिस डेफिनेशन में, ये पूछने के चांसेस है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा सा है। तो ये पूछेगा, सिंपल सा आपको याद रखना है, ये फोर्स हो चुका है अमेंडमेंट लॉ में। यहाँ पे 1 से 15 रख दिया है। दूसरा उससे प्रिसाइडिंग वाला जो है कि देखिए सेकंड प्रिसाइडिंग वाली अभी भी है कि मतलब 2 प्रिसाइडिंग आपको जाना पड़ेगा, इससे पहले वाली साइकिल और उससे पहले वाली साइकिल का लास्ट डे। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो भी कैश रिजर्व रेशियो रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, वो करंट साइकिल के प्रिसाइडिंग के, ठीक, यहाँ पे जो है जो भी प्रिसाइड कर रहा होगा, प्रिसाइडिंग का जो लास्ट डे होगा वही जो एक लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 दिसंबर है और उसके हिसाब से आता है 19 दिसंबर। तो ये याद रखना है कि जो सेकंड प्रिसाइडिंग का लास्ट डे है उसके हिसाब से हमारा फोर्टनाइट का रिजर्व रेशियो रखेंगे।
अब यहाँ पे जो है कि अमेंडमेंट में बताते हैं, तो इस अमेंडमेंट में चेंज क्या क्या हुए हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। टेन्योर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा दिया गया है, कॉपरेटिव्स में 10 साल तक कर सकते हैं, पहले 8 साल था। फिर हमारा जो है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉपरेटिव्स के लिए उसको मजबूत किया गया है। न्यू नॉमिनेशन ऑफ द ऑडिटर कर दिया गया है। मैक्सिमम 4 नॉमिनीज रख सकते हैं, जिसको सक्सेसिव और साइमल्टेनियस किया गया है। सक्सेसिव देखें तो मतलब ए नहीं होगा तो बी को दो, सी को दो, डी को दो। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दो, साइमल्टेनियसली जो है कि सबको एक साथ जो है कि बांट दो। ये खाली पैसों के केस में, रुपीस के केस में हो सकता है, बट यही लॉकर केस हो, मतलब ज्वेलरी और गोल्ड हो, तो इसमें जो है कि सक्सेसिव हमें साइमल्टेनियस नहीं अप्लाई होगा, खाली सक्सेसिव होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट ने क्या किया है। विद दिस यहाँ पे देखिए पहला सेक्शन हमारा क्या कंप्लीट हो गया, जितने भी फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो आई होप इसको जो है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहाँ से जो है कि की पॉलिसी इवेंट्स हैं, ये जो है कि थोड़ा जो है कि इजीली देखें तो ये हल्का सा जो है कि तेजी से कवर किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, पहले 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। ये मैं जो है कि आपको ब्रीफली थोड़ा रिवाइज कराई देता हूँ। तो आइए शुरू से हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक, तो देन जो है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने पहला जो है कि पढ़ा पी पढ़ा, प्रोविजनल एस्टीमेट। ठीक, जिसमें हमने जाना कि जो है कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो है कि स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस सब जो है कि डील करती है। बजट के हमारे रिवाइज एस्टीमेट होते हैं, बजट एस्टीमेट होता है, एक्चुअल डाटा होता है। ठीक, कैलेंडर ईयर, ये सब जो है कि चीज़ें पढ़ी हमने। जीडीपी जाना, जीडीपी से जीएबी कैसे निकाला जाता है। ठीक, माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी, ये हमारा जो है कि माइनस कर देंगे डेफिनेशन, तो एनडीपी बन जाएगा। एनडीपी में से एन नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ देंगे तो एनएनपी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पहली न्यूज़ में पढ़ी। फिर दूसरा मैंने आपको हेल्थ वाला पढ़ा है, जिसमें सिंपल सा जो है कि क्या है, हमने जो है कि हेल्थ के बारे में जाना। ठीक, यहाँ पे आपको 3.37 जो है कि जीडीपी याद रखना है ऑफ दी जीडीपी। यहाँ पे 2 7 6 7 आपका जो है कि पर आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के 10 ईयर जाने हमने। न्यू लेबर कोड देखा, 4 कोड आए थे। वेजेस वाला आया था 2019 में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है 2020 में। फिर जो है कि आपका सोशल सिक्योरिटी भी 2020 में आया है। फिर उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग आया है, ये भी 2020 में आया है। 10 साल यूपीआई के हो गए हैं, हमने पढ़ा कैसे कैसे 8 कंट्रीज आपकी यूपीआई एक्सेप्ट करती हैं। कुछ इनिशिएटिव बताए, इनकम टैक्स के बारे में बताया कि क्या प्रीवियस जो है कि 1961 से अभी तक क्या चेंज हुआ है। सबसे मेजर चेंज आया है, फॉर्म 16 की जगह आपका जो है कि फॉर्म 130 कर दिया गया है। देन जो आपका 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताई, जो है कि वर्टिकली आपका जो है कि सेम रहा है, कितना 41% पे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो है कि आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, इसको जो है कि रट लेना है। यहाँ पे नया चीज़ क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आ गया है। प्रीवियसली जो है कि हमारे जो ग्रांट्स थे, डेफिसिट ग्रांट, उसको हटा दिया गया है। ठीक, देन यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा जो है कि न्यूज़ हमने पढ़ा था क्या, न्यू जीडीपी सीरीज आई है 22-23 की। सीपीआई डब्ल्यूपीआई का मैंने आपको होमवर्क दिया बेसिक ईयर याद करने का। और नेशनल बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको जो है कि बेसिकली बताया कि क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे कुछ सेक्शन जो है कि चेंज किए जाएंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है कि 5 लाख से 2 लाख कर दिया गया, 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, याद रखना है, 5 लाख से 2 करोड़ हो गया है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। टेन्योर बढ़ा दिया गया है डायरेक्टर का, कितना, 2 साल का टेन्योर बढ़ाया गया है, 10 साल कर दिया गया है, पहले 8 साल था। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि कोऑपरेटिव के बारे में बात करता है, उसको जो कि स्ट्रेंथन है। रिनोमिनेशन ऑफ द ऑडिटर्स है। यहाँ पे 4 नॉमिनीज जो है कि सेलेक्ट कर सकते हैं सक्सेसिव साइमल्टेनियसली। तो ये ब्रीफली याद रखना है अपना पूरा, जो है कि हमने अब तक जो 1 घंटे में पढ़ा था उसको जो है कि 3-4 मिनट में जो है कि माइंड में जो है कि मेकअप कर लीजिए। इसी को कहते हैं हम एक्टिव रिकॉलिंग। अगर ऐसे जो है कि आपको ये पसंद आता है तो आप जो है कि सेशन को लाइक करके अपना सपोर्ट लव दिखा सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। देन देखिए, अब ये सब जो है कि बहुत ईजी न्यूज़ है गाइस। यहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा फास्ट भी चल सकते हैं हम लोग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है कि एनएचएम 6 आया है। अब तक जो है कि आप 5 पे डाटा पढ़ते थे, हमारे पास फैमिली हेल्थ सर्वे जो है कि 6 डाटा आ गया है। इसको रिलीज कौन करता है, ये रिलीज हुआ है देखिए मई 2026 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर इसको जो है कि रिलीज करती है। ये हमेशा याद रखना है, ये मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ और फैमिली का डाटा है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, हेल्थ फैमिली वेलफेयर इसको इंक्रीज करती है। ये कंडक्ट हुआ था 2023-24 में बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस इन दी मुंबई, जहाँ पे सर्वे ने नियरली इतने हाउस होल्ड में आपके 5 715 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डाटा कंडक्ट किया है। तो मीन्स ये जो डाटा हमें दिया गया है फैमिली हेल्थ सर्वे का, यहाँ पे जो भी डाटा की बात है उसमें हमारे 715 डिस्ट्रिक्ट से मतलब 6.7 लाख हाउस होल्ड में ये डाटा इकट्ठा करके बताया गया है। इसमें जो है कि देखें तो आपका जो है कि अब तक एनएफएस जो है कि क्या करता था, खाली डाटा प्रोवाइड करता था। मीन्स यहाँ पे डाटा ऑन दी पॉपुलेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर पे जो है कि डाटा दिया जाता था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जिसमें अक्रॉस
नेशनल, यूनियन टेरिटरीज, इन सब पे बात होती थी। बट अभी क्या हुआ है, अभी जो है कि फिलहाल में ही यहाँ पे आपको लेट मी शो, यहाँ पे जो है कि इसने ऑल्सो इंक्लूड किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो है कि डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी जो है कि इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। इसको जो है कि मैंने मार्क कर रखा है, ये तभी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जो है कि आपका जो कि फैमिली हेल्थ सर्वे जिन्होंने रिलीज किया है ये बता दिया। यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है पॉपुलेशन हेल्थ जो है कि न्यूट्रिशन फैमिली। इसने इंक्लूड किया है आपका क्या इस बार जो है कि डायरेक्ट ट्रांसफर, सेल्फ हेल्प केयर और जो है कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये जो है कि इंक्लूड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है गाइज, ये मणिपुर वर्ड, ये जो है कि सारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज है एक्सेप्ट दी मणिपुर। यहाँ मणिपुर से कोई भी डाटा नहीं लिया गया है, ये याद रखना। मणिपुर से कोई डाटा नहीं लिया गया। कहाँ पे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 6th में मणिपुर से कोई डाटा नहीं लिया गया है। बाकी ये नए कंपोनेंट अपन के पॉपुलेशन हेल्थ न्यूट्रिशन फैमिली वेलफेयर के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड किया गया है। फिर ये सब क्या है, रेक्टाफिकेशन वाला काम है। क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है कि आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 86.6% टू दी 90%। मतलब जो है कि आपकी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब हो गया, जो भी बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो ये 2% रेट बढ़ गया है। बर्थ अटेंडेंट बाय जो है कि स्किल्ड लेबर देखा जाए तो ये भी इंप्रूव हुआ है। तो बस आपको याद रखना है, देखिए ये चीज़ें बढ़ी हैं, यहाँ ये बढ़ा है। ठीक, मोस्टली चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी, है ना। जब ऐसे डाटा हो तो आप उसमें एक दो पॉइंट पकड़िए कि जो चीज़ हमें दिखती है, यहाँ पे ये भी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। फिर आपका वैक्सीनेशन देखिए बढ़ने को मिल रहा है। फर्टिलिटी रेट जो है कि आपकी रिमेन है आपके 2% पे। तो फर्टिलिटी रेट मैं समझा देता हूँ, फर्टिलिटी रेट क्या होता है। देखिए फर्टिलिटी रेट आपको डेफिनेशन तो पता होगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वुमेन वुड बी, मतलब कोई भी वुमेन है अपने लाइफ साइकिल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है कि बर्थ देती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। जैसे आपका 2 का फर्टिलिटी रेट है, तो 1 वुमेन इन हर लाइफ टाइम यहाँ पे क्या 2 चिल्ड्रंस को अबॉर कर रही है, मतलब 2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। पर आप कंफ्यूज होते होंगे कि कहीं 1.6 तो बहुत वो है, आपको 2.1 जो है कि देखने को मिलेगा, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 लिखा होगा। तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई 2 बच्चा होगा और एक बच्चा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फिर 10 वुमेन्स का ले लिया जाता है डाटा। तो 10 वुमेन में वो 21 चाइल्ड होंगे। जैसे आप इस 10 वुमेन में 21 चाइल्ड मान लीजिए, किसी के पास जो है कि दो दो तो है, मतलब 9 लोगों के पास 2 चिल्ड्रन है, किसी एक वुमेन के पास 3 चिल्ड्रन है। अगर यही 1.9 होता तो ये जो कि और रिड्यूस हो जाता। तो ऐसे जो है कि डाटा लिया जाता है। तो 10 वुमेन का डाटा 2.1 होता है। अगर यही आपको 1.9 दिखे तो 10 वुमेन्स में जो है कि 1.9 जो है कि है, तो 19 चिल्ड्रन है, 10 वुमेन में 19 चिल्ड्रन। तो ऐसे जो है कि आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव रेट भी जो है कि आपको देखने को मिला है, प्रिवलेंस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो सब चीज़ें जो है कि आप देख लेंगे, हर चीज़ क्या है आपको बढ़ती हुई ही दिखेगी। अब ये स्टंटिंग रेट क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन, ये सब जो है कि बच्चे में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा, तो ये स्टंटिंग में आता है। तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। देन ये डाटा है गाइज हमारा जो है कि पूरा फैमिली हेल्थ केयर पे, फैमिली प्लानिंग पे। इसमें ऐसी कोई सच चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। बस यहाँ पे एक टर्म है जो ये रोटा वायरस, रोटा वायरस जो है कि वैक्सीनेशन इंक्रीज हुआ है। रोटा वायरस क्या होता है, एक थोड़ा कंटेजीनियस वायरस है जो कि आपके सीवियर वाटर डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर चाइल्ड में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो उसकी वैक्सीनेशन रेट भी जो है कि इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटा वायरस वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज शार्पली, 36% था, 36 से सीधे जो है कि शार्पली इंक्रीज किया है। तो ये पॉइंट आप ब्रीफली याद रखेंगे। सीधे रोटा वायरस जो है क्या है, कंटेजिनियस वायरस है जिससे डायरिया, वॉमिटिंग ये सब बच्चों में देखने को मिलता है। 36% है, डायरेक्ट 85% हो गया है। ठीक है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है, जैसे हमारा मिशन इंद्रधनुष है। तो ये सब ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको जो है कि समझ में आ गई होंगी। ये सब जो है कि इंस्टीट्यूशनल डाटा है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इतना ज़्यादा डाटा याद नहीं रखेंगे। मोस्टली चीज़ें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना इसको। देन यहाँ पे हम आते हैं, सेम वही चीज़ है यहाँ तक। तो यही बातें हैं कि आपके पॉपुलेशन हाउस होल्ड में मैरिज का ये सब जो है कि बातें हैं, जेंडर जो है कि बेस्ड वायलेंस। तो बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, तो इसको थोड़ा बहुत ब्रीफली देखेंगे। देन जो है कि क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि निकाला है किसने, हमारा जो है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का वॉल्यूम जो है कि 59 आया है। ऑफिशियली रिलीज किसने किया है, दिस वाज रिलीज बाय, ये याद रखिएगा, जो SRS है आपका रिलीज कम करता है,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं। अब जो है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन डाटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हमारे पॉपुलेशन का डाटा रखते हैं, ठीक। ये जो कि हमारा रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, ये रिलीज करते हैं। ये सिंपल प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। ये सब जो है कि हमारे डाटा इसमें डिफाइन होते हैं। मीन्स जो है कि पॉपुलेशन से जितना रिलेटेड डाटा है वो कहाँ देखने को मिलता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट होता है कि जितने नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 पीपल टेक प्लेस की। डेथ रेट क्या होता है, कितने लोग जो है कि मरे, ठीक, यहाँ पे हजार हजार पर्सन में से कितने लोगों की डेथ कॉज हुई। ये सब ब्रीफली डाटा है गाइज, ठीक। यहाँ पे इंडिया का बर्थ रेट जो है कि डिक्लाइन हुआ है 36 पॉइंट इन दी आपका जो है कि यहाँ पे 1971 में था, मतलब जो है कि 1000 लोग में 369 पीपल जो है कि आपके जो है कि बर्थ रेट सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ पे जो है कि 18.3 हो गया है, मतलब इतनी ही डेथ हो रही है। तो ये जो है कि बर्थ रेट जो है कि आपका जो है कि क्या डिक्लाइन हुआ है, ठीक। यहाँ पे मतलब बच्चे पैदा होने जो है कि कम हुए हैं, मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन हुई है। ये सो कि ये इंडिकेट करता है देयर इज ए 30% डिक्लाइन इन द लास्ट 10 ईयर्स। डेथ रेट देखेंगे तो आपको ये भी डेथ रेट भी सुधरते हुए देखने को मिलता है। डेथ रेट क्या इंडिकेट करता है, मतलब लोग कम मर रहे हैं, मतलब हमारे हेल्थ हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है कि अच्छा हो रहा है। ये सब जो है कि डाटा यहाँ से देख लेंगे। देन यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट होता है आपका डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट। तीन मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग जो है कि नेचुरली डेथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कि दर्शाई गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके कितने इन्फेंट जो है कि डेथ हो रहे हैं पर लाइव बर्थ में, जो है कि कितने हजार लाइव बर्थ में से कितनी डेथ कॉज हो रही हैं। तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, जो कि आपको सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। ये जो है कि डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। 38% जो है कि लास्ट डिकेड पे डिक्लाइन होने को मिला है। एक रूलर का देखिए तो 43 था आपका 2024 में, और 2014 में 27 हो गया है 2024 में। तो सब चीज़ जो है कि डिक्लाइन होते हुए इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। ऐसा कोई सच फैक्टर नहीं है जो आप देखने को मिलेगा। बाकी इन सब का जो है कि मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो है नोट करके एक पेज में लिख के आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो इसकी टेंशन ना ले। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे जब थोड़ा अभी फ्री हो जाऊँ ये सब सेशन रिकॉर्ड करके, तब जो है कि अगर एक पेज में मैं इसका डाटा बना के आपको दे दूँगा। क्योंकि ये सब जो है कि मेंस में यूज़ करना काफ़ी चीज़ें आती है। मेंस में कोई सोशल जस्टिस का या सोसाइटी का आपको आंसर लिखना है, तो ये डाटा वहाँ काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2026। इसका जो है कि R&D का डाटा आया है। ये दो रिपोर्ट निकालता है नीति आयोग, एक ईज ऑफ डी डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और दूसरा सर्वे ऑफ ईज एंड डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये दो डाटा निकाले जाते हैं। अब ठीक नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जो है कि जान लीजिए। इंडिया का थिंक टैंक है, 2014 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके इसको स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे वाइस चेयरमैन कौन है, ये नाम याद रख सकते हैं। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिलीज बाय दी श्री सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है आपके नीति आयोग के, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ द क्या है, स्टेट इंडिपेंडेंट साइंस के मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन लोगों ने रिलीज किया है, ये याद रख सकते हैं। बाकी क्या है कि रूफ फ्रेमवर्क इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नीति आयोग इनिशिएटिव। रूफ का मतलब क्या है, रिमूविंग ऑब्स्टेकल एंड प्रमोटिंग अनेबल्स। तो ये जो है कि आपका इस डाटा में लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने भी रिमूव करने हैं ऑब्स्टेकल रिमूव करके प्रमोट करना है हमें, क्या अनेबलर्स को प्रमोट करना है। ये हमारे डर की इसका थीम था। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी इसमें देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि ये ग्रेड दिया हुआ है। ग्रेड हमारा इंक्रीज हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में। ग्रेड होता क्या है, ग्रेड इज योर ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये याद रख लेंगे। इंडिया का ग्रेड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में, ठीक। ये ब्रीफली याद रखना है। देन इसके बाद देखें तो हमारा इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 38 आता है, 139 इन इकोनॉमीज, ठीक। यहाँ पे इंप्रूव हुई है सिचुएशन हमारी। 2020 में देखें तो 48वीं रैंक थी। अभी 2025 में हमने अपना इनोवेशन रैंक जो है कि इंप्रूव कर लिया है, 38 हो गए हैं। फिर हम देखें तो इंडिया फर्स्ट है इन दी सेंट्रल एंड दी साउथ एशिया। जो है कि हम कहाँ है रैंक फर्स्ट करते हैं, सेंट्रल और दी साउथ ईस्टर्न एशिया में। मतलब सेंट्रल एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हम क्या है नंबर 1 पे है। इंडिया हमारा जो कि प्यारा भारत कहाँ है, नंबर 1 पे है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन आईसीटी में जो है कि हमारा मोस्ट जो है कंट्रीब्यूशन जो है कि देखने को मिलता है, ठीक, ये याद रख लेंगे। देन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इंडिया 4th हिंदी ट्रेडमार्क है, 6th हिंदी जो है कि आपका पेटेंट है, 7th है कि इंडस्ट्री में है। तो इस रिपोर्ट में आपको जो है कि याद रखना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में कि ग्रेड में हमारा जो है कि ग्रेड मतलब होता है ग्रॉस एक्सपेंडिचर और रिसर्च डेवलपमेंट इंक्रीज किया है। हमारा इनोवेशन इंडेक्स जो है कि इंप्रूव किया, 38 है, ठीक, 38 है। ये फर्स्ट है सेंट्रल एशिया में। बाकी ये प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है, ये जो है कि थोड़ा सा एक पॉइंट देख सकते हैं। बाकी आईसीटी जो है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम जो है कि आगे रहे हैं, और ये इंडिया का
हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फीलिंग जो है स्ट्रांग हुआ है। चौथी रैंक है हमारी हमारी क्या ट्रेडमार्क में, छठी पेटेंट में, सातवीं इंडस्ट्री में। ये कहाँ से पता चला है? इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने बताया है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने बताया है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये है अटल पेंशन योजना है यार, ये पेंशन योजना जो है कि बहुत सिंपल स्कीम है, इसके बारे में देख लेना क्या होता है। इसमें सिंपल सा जो है कि आपको ओल्ड एज पेंशन स्कीम मिलेगी। आप जो है कि जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी पेंशन स्कीम बनती है, तो इसका जो है कि एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन आपके मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको जो है कि कितनी बार पढ़ लिया, इन्होंने अपना नया लोगो और मॉस्कट लॉन्च किया है। ये देखिए हमने लगा दिया है, हमारे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक एंड इम्प्लीमेंटेशन ने ये नया अपना जो है कि लोगो लॉन्च किया है, डाटा फॉर द डेवलपमेंट। इसमें देखिए अशोक चक्र है, ये रूपी है, ये कुछ पेटल्स है, तो इसमें जो है कि क्या क्या सिंबल क्या हो रहा है इसको आपको देख लेना है। ये रूपी जो है कि हाईलाइट करता है रोल ऑफ स्टैटिक इन दी इकोनॉमिक प्लानिंग। ये अपग्रोथ बाद स्टंटर करता है इंडिया के इकोसिस्टम को। नंबर एंड दी सिंबल्स जो है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मॉडर्न डाटा और स्टैटिकल साइंस जो कि हमारे इंसिडेंट से जो है कि इंस्पायर होके। अशोक चक्कर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूथ और राइटनेस, मीन्स जो है कि राइटनेस मतलब सच्चाई, और जो है कि आपको जो है कि जो सही सही पथ है, इंडिकेट ट्रांसपेरेंसी एंड द गुड गवर्नेंस। और यही चीज़ जो है कि यहाँ पे लंबी चौड़ी जो है कि चीज़ें लिखी हुई है। और ये मैस्कट का मतलब होता है जो आपका मैस्कट का मतलब होता है जो मोटो है। यहाँ पे मैस्कट सांख्यिकी लिया गया है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सांख्यिकी जो है लिया गया है। हमारा मॉस्कोट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसका सांख्यिकी एज ए सिटीजन सेंट्रिक मॉस्कोट लिया गया है, जो कि अक्रॉस एनएसए के जो है कि हमारा नेशनल सर्वे है। इसमें आपका अर्लियर जो एनएसएसओ होता था उसको एनएसएस कर दिया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे यूज़ करेगा इसको। बाकी यहाँ पे कब रजिस्ट्रेशन है ये जो है कि ब्रीफली आप एक बार देखेंगे, तो ऐसा कोई इसमें जो है कि डाटा है नहीं। तो आई होप ये भी ब्रीफली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे एमओसी का एक नया लोगो है, ये सब जो है कि लिखा है, तो ये आप इसी में से जो है कि हैंडल कर लेंगे। देन यहाँ पे लेट मी सी हाउ मेनी टॉपिक्स रिमेन। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक हैं जिनको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, एम एस साहू कमेटी है फ्रॉम दी एनपीएस स्कीम। इन्होंने जो कि रिफॉर्म की बात की, बस ये याद रखना है एम एस साहू कमेटी किससे रिलेट करती है? आपकी एनपीएस से। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम से जो है कि डील करती है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है नहीं। ठीक, पेंशन को डील कौन करता है? पीएफआरडी जो है कि डील करता है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पे कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस एस साहू थे, फाउंडर ऑफ द साहू रेगुलेटरी चैम्बर्स एंड दिस जो है कि हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड में। ठीक, ये याद रखेंगे। बस आपको बस याद रखना है एम एस साहू कमेटी किससे? एनपीएस से डील करती है, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम से डील करती है। यहाँ पे लाइन इन दी प्रोविजन ऑफ दी जो कि हमारे पीएफआरडी जो कि पेंशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके जो है कि एक्ट से कंपाइल करेगा। 15 मेंबर पैनल था, ये थोड़ी बेसिक डिटेल हो गई। फिर प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना। ठीक, ये जो है कि हमारा 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है अंडर दिस हमारे प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना में, जो कि अक्रॉस 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट होगी। इसका जो है कि हमारा क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में सक्सेस पाना है विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक। अब इसमें क्या है, स्टेट वाइज जो है कि आपको देखने को मिलेगा 100 डिस्ट्रिक्ट में से अक्रॉस 29 स्टेट में। उत्तर प्रदेश के पास 12 डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे हाईएस्ट है, फिर महाराष्ट्र है, बस ये याद रखना उत्तर प्रदेश के पास सबसे हाईएस्ट है, महाराष्ट्र फॉलो अप करता है, मध्य प्रदेश राजस्थान के पास 8 है, तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी 2-2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर झारखंड इन सबके पास, ये ब्रीफली याद रखना है। इसका मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट इनटू द ग्रोथ इंजन ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी। अभी जब बजट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट एग्रीकल्चर के हैं, तो उसी में जो है कि हमारे प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना है। इसने एम करना है आपके एग्रीकल्चर, जहाँ पे जिन डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर की बहुत कमी है उनको जो है कि बढ़ाना। जैसे हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, जैसे हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हमारा जो है कि क्या बनाया गया, 100 सिटीज़ जो है कि बनाई जाएंगी, 100 डिस्ट्रिक्ट आपकी एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास है, और ये सब जो कि डाटा याद रख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडियन बेस्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है, देखिए हमारा जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है। ठीक, ये याद रखना है कि आपका जो है कि जितना भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार सेंसस कमिश्नर जो है कि ये रखते हैं एक बेसिक डाटा। ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एंट्री 30 ऑफ द लिस्ट थर्ड। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है कि स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक, हमारे 7 शेड्यूल में एंट्री 30 में आता है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। और इसमें जो कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना है, डेथ रजिस्ट्रेशन कितना है, फिर वही सब बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है। एक बार देखना हो तो इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, नहीं तो इसको स्किप करना है। ठीक, यहाँ पे देखें तो आपके 19 मेजर स्टेट में पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ है, जिसमें 13 स्टेट ये हैं। ये सब जो है कि डाटा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, तो इसीलिए जो है कि मैं कहता हूँ
खाली इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर की याद रख लो और क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट याद रखो, बाकी इतना डाटा फीड नहीं हो पाएगा। देन यहाँ पे क्या है न्यूट्रिशनल इनटेक की है, इसमें बस याद रखना ये नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है कि रिलीज करता है, बस याद रखना एनएसओ ने न्यूट्रिशन इनटेक जो है कि रिलीज किया है। अब ये न्यूट्रिशन इनटेक होता है जैसे हमारे बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी कितने कैलोरीज पर डे लेना है, तो उस पर जो है कि बात है यहाँ पे इनटेक जो है कि रूरल अर्बन एवरेज जो है कि एनर्जी कितनी है 2200 से 2250 कैलोरी पर डे है, तो इस पॉइंट को बस ब्रीफली याद रखना है। 2023-24 में क्या प्रीवियसली था ये सब जो है कि कहानी है, तो इसको भी आप थोड़ा ईज़िली जो है कि ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सोर्स है कि सीरियल, एग, फिश, अदर फूड ये जगह इंक्लूड कर लो, तो एक बार देखना है देख लो, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर स्टेटस ऑफ द टूरिस्ट इनफ्लो है, ये भी हमारा जो है कि क्या है रिसेंट ऑफिशियल डाटा जो है कि किसमें दिया है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल एफटीए और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स ने ये जो है कि डाटा अलॉन्ग विद द फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज से जो है कि ये डाटा दिया है, जिसमें हमारे 11 अगस्त 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंपॉर्टेंट स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन निकाली है स्टेट ऑफ टूरिस्ट इनफ्लो। इसमें से देखें तो क्या क्या फिगर है आप देख सकते हैं 22 में 23 में 24 में यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, यहाँ पे फॉरेस्ट एक्सचेंज कितना लिया गया, यहाँ पे हमारा जो है कि शेयर इन जीडीपी कितना रहा है, ये देखिए 24 में आपका क्या है प्रोविंशियल एस्टिमेट है 5.2% का, तो ये जो कि हमेशा देखिए शेयर जीडीपी बढ़ते हुए देखने को मिला है। एक्चुअल अभी निकल के आएगा तो जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसके साथ यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं 21-22 में टूरिज्म जो है कि जीडीपी में 1.5 कर गया, जो कि रोज़ हुआ इतना, जो कि एक रिवाइज एस्टीमेट है। अब ये सब जो है कि आपको रिकॉल हो रहा होगा कि रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है ना। रिवाइज एस्टीमेट प्रीवियस ईयर का है कि करंट ईयर का है, प्रोविजनल एस्टीमेट जो है कि आपके प्रीवियस ईयर का जो है कि एक्चुअल डाटा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो कि आ रही हो, ये शुरू में इसलिए टाइम लगा समझाने में और ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो विद दिस यहाँ पे आज सेशन के इतना ही रखते हैं, बाकी ये सब जो है कि नेक्स्ट सेशन में पढ़ा जाएगा गाइस। यहाँ पे एग्रीकल्चर और ये सब जो है कि चीज़ें हैं जो को ब्रीफली और थोड़ा इसको जो है कि इसमें अब ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, मुझे लग रहा है इकोनॉमी एक और सेशन लेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये सेशन जो है कि आपको अच्छा लगा हो तो जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा ये सेशन लगा, और आपको बाकी प्लेलिस्ट से फॉलो करना है। ठीक एक दो बार सेशन को देखिए, इसको जो है कि देखिए एक दो बार रिवाइज करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ग्रैप्स हो जाएंगी। और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना है, चैनल पे लाइक बटन दबाना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और नोट्स का पीडीएफ मैं दे दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन। ये सब जो है कि आप करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये सेशन आपको